हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्वेश्चन सीरीज कराए जा रहे हैं, तो उसमें मैं कल तक आप लोग को लघु उत्तरीय के 17 क्वेश्चन करा चुकी हूँ और आज हम लोग 18वें प्रश्न पे हैं। तो मैंने कल 17वें तक के क्वेश्चंस को तो एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किए थे और हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, आप लोग उसको रिवाइज भी करे होंगे। इसके आगे अब हम लोग 18वें से शुरू करते हैं। तो आप लोग जो है याद तो नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और जब हम पूछ क्या रहा है ये हम जान जाते हैं और कुछ चीज़ें कि उस राइटर से रिलेटेड कि थ्योरी किससे संबंधित है और उन्होंने उस थ्योरी के तहत क्या समझाने की कोशिश किए हैं, ये हम जैसे ही जानते हैं क्वेश्चन हमारे पकड़ में आ जाता है और हम आंसर लिख लेते हैं। तो चलिए हम उसके आगे के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। हमारा जो 18वां प्रश्न है वो है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है कि कार्ल मार्क्स जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कैसे करते हैं। हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किसका है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यह है किसका। इसके अलावा मान लीजिए कि ये शब्द ही ना रहे और पूछ दे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए। अगर आ जाए ऐसे क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे? तो आप ये भी देखते रहिए कि ये जो भी अवधारणाएं हैं मेन चाहे मैक्स वेबर की हो, चाहे दुर्खीम की हो, चाहे मार्क्स की, स्पेंसर, पार्सन्स, जो भी, तो आप जो है ना उनकी अवधारणाओं को याद करते चलिए। उससे क्या होगा कि अगर सिर्फ इतना भी आए तो आप आंसर में ये लिखेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स करते हैं। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि आप जो है पढ़े हैं। एग्जाम जो कॉपी चेक कर रहा है उसे ये समझ में आएगा कि हाँ आपने पढ़ाई की है। तो इसमें आपको अब मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझना है कि ये है क्या। तो आप लोगों को कल मैं बताई थी कि कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं। वो हर तथ्य के पीछे, हर घटना के पीछे, हर कारण और परिणाम के पीछे वो एक ही कारण बताते हैं, आर्थिक। इसीलिए हम उन्हें आर्थिक निर्धारणवाद कहते हैं। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो दूसरे राइटर्स बोले कि आप जो है इसको आर्थिक कारण बता तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि समाज का विकास फिर कैसे हुआ? क्या उसके पीछे भी कारण आर्थिक ही था? अगर था तो आप उसको क्लियर करिए, स्पष्ट करिए। तो इन्होंने जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या दी कि कैसे, किस तरीके से भौतिक पदार्थ, यानी कि भौतिक पदार्थ का मतलब आर्थिक कारण, भौतिक का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, यानी कि चेतना नहीं, बुद्धि नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारा विकास हुआ वो बुद्धि के कारण हुआ, बौद्धिक कारण हुआ, चेतना के कारण हुआ। लेकिन ये कहते नहीं, सबसे पहले ना कोई पदार्थ आया, फिर उस पदार्थ से हमारे दिमाग में एक चेतना आई, एक सोच आई, एक बुद्धि आई, एक विचार आई, और फिर हम कार्य करना शुरू कर रहे और परिवर्तन इस तरीके से हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जो है कोई पेन देखते हैं और पेन देखने के बाद आपके मन में विचार आया कि हम लिखें। ये कौन कहता है? मार्क्स कहते हैं। लेकिन इसके पहले हीगल एक रहे हैं, तो वो क्या बताते हैं? उनका मानना है कि पहले हमारे मन में विचार आएगा कि हम कुछ लिखते हैं, फिर जो है हम पेन का निर्माण करेंगे और लिखेंगे, या फिर पेन खोजेंगे कि कहाँ है पेन और फिर लिखेंगे। और मार्क्स क्या कहते हैं कि पहले हम पेन देखेंगे, फिर हमारे दिमाग में आएगा कि हम लिखते हैं। तो ये कारण जो है भौतिक मानते हैं, भौतिक पदार्थों को मानते हैं। तो इसीलिए इनके इस सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं।
देखिए इसमें लिखा है इतिहास की भौतिक व्याख्या मार्क्स ने भौतिक अस्तित्व को ही माना है, इतिहास का प्रमुख आधार माना है। ठीक है, भौतिक अस्तित्व को। उनका कहना है कि भौतिक उत्पादन प्रणाली ही ऐतिहासिक घटनाओं का सृजन करती है। यही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोग को बताया, इसे आप लोग अपने शब्दों में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग इसकी विशेषताएं देखते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहला है आर्थिक तत्वों की प्रधानता, मतलब कि हर चीज के पीछे कारण आर्थिक है। इन्होंने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत दिया है तो उसमें हर कोई भी घटना, कोई भी परिवर्तन, कोई भी जो है आविष्कार, ये सब कुछ के पीछे कारण आर्थिक है। तो आर्थिक तत्व की प्रधानता आप लोग ये लिखेंगे। फिर निरंतर वर्ग संघर्ष, निरंतर जो ये बताते हैं कि निरंतर वर्ग संघर्ष बना रहता है और इसी वर्ग संघर्ष के कारण ही समाज में परिवर्तन आता है। तो निरंतर वर्ग संघर्ष के कारण भी के पीछे भी कारण क्या है? आर्थिक ही है, क्योंकि आर्थिक ही है जिससे वर्ग संघर्ष बना रहता है और निरंतर परिवर्तन जारी रहता है। तीसरा क्या है? वर्ग संघर्ष द्वारा ऐतिहासिक विकास। अभी आप लोग को पढ़ाने में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो इसीलिए मैं इसको नहीं बताई हूँ। देखिए ये बताते हैं ना कि हमेशा जो है समाज का विकास दो वर्गों के मध्य संघर्ष से ही हुआ है। जो भी विकास हुआ है दो वर्ग के मध्य संघर्ष से हुआ है। जैसे कि एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, तो ये वर्ग नीचे है, ये वर्ग ऊपर है, ये अपर है, ये लोअर है। अब क्या होगा कि इन दोनों के मध्य संघर्ष होगा। ये वाला चाहेंगे कि हम यहाँ आ जाएं और ये वाले चाहेंगे कि ये यहीं पे नीचे बने रहें, ये ऊपर ना आ पाए। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों के मध्य में संघर्ष होगा और जब संघर्ष होगा तो एक बार जो है ये इतनी कोशिश करेंगे, इतनी ताकत लगाएंगे और इतने उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे कि ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इनको ये यहाँ ला पाए या ना ला पाए, लेकिन इनके बराबर तो पहुँच ही जाएंगे। तो जब बराबर पहुँच जाएंगे तो समाज परिवर्तित हुआ कि नहीं? पूरी व्यवस्था बदल गई ना, कि अब गरीब वर्ग रह ही नहीं गया, सब लोग एक समान हो गए, सबके पास एक समान सुविधाएं हो गई, सब एक जैसा जीवन जीने लगे। इसको क्या कहेंगे? परिवर्तन ही तो कहेंगे। और कारण इसके पीछे क्या है? तो आर्थिक, क्योंकि हम ये वाली भौतिक सुख सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हम इस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, तो यानी कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही ऐतिहासिक विकास हुआ। मतलब इतिहास में जितने भी विकास हुए हैं उन सब के पीछे एक ही कारण है, आर्थिक, भौतिक। ठीक, प्रत्येक वस्तु में विनाश के तत्व का विद्यमान होना। इसमें क्या है, ये बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु नष्ट होता है, जो भी पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा पदार्थ स्थान लेता है। इसके पहले हम लोग जो है जब किसको पढ़े थे, स्पेंसर को, तो वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, वो किसी दूसरे फॉर्म में फिर वापस आ जाता है, उसकी एनर्जी दूसरे फॉर्म में फिर हमारे सामने आती है, लेकिन पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में विनाश के तत्व विद्यमान होता है। ये भी आप लोग याद करिएगा, ये भी लिखिएगा। द्वंद्वात्मक विकास, जो भी विकास होता है वो द्वंद्व के थ्रू होता है। जैसे मैं आप लोग को ये बताई ना कि यहाँ पे द्वंद्व हो रहा है, फिर ये संघर्ष में बदल गया और यहाँ पे सत्ता परिवर्तित हो गया या फिर स्थितियाँ बदल गई। तो ऐसे ही ये बताते हैं, जैसे वर्तमान की बात करते हैं कि एक है पूंजीपति, ठीक, और एक है सर्वहारा। ये है गरीब, ये है अमीर। ये जो है इनका शोषण करते हैं और ये जो है इनके लिए काम करते हैं।
इनको लग रहा है कि नहीं, हमें उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, हमें उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हमें जीवन जीने की सारी सुविधा, भौतिक सुख सुविधाएं जो जरूरी है वो नहीं मिल रही हैं। ये जो है संघर्ष करेंगे और यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, ये इनको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक दिन जो है इतनी बड़ी क्रांति होगी कि सत्ता परिवर्तित हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये द्वंद्व शुरू में ही नहीं चल रहा था कि नहीं, हम बोले कि मालिक और दास में हो रहा था, नहीं, ये वर्तमान में भी हो रहा है। यानी कि विकास द्वंद्वात्मक ही होता है। द्वंद्व का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप लोग। द्वंद्व का मतलब दो चीज़ों के बीच में युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। द्वंद्व मानसिक भी होता है, द्वंद्व शारीरिक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये द्वंद्व जो है दोनों बता रहे हैं कि जब हम वर्ग संघर्ष करते हैं तो उसमें मजदूर जो है सशरीर ही तो शामिल होते हैं ना, बैठ के किसी रूम में कंप्यूटर से तो लड़ते नहीं हो। तो फिर क्या है, ये छठे की बात हो रही है, उत्पादन प्रणाली के साथ सामाजिक परिवर्तन। इनका कहना है कि जब उत्पादन प्रणाली बदलता है तो उसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी हो जाता है। ये कैसे होता है? तो उत्पादन प्रणाली के साथ समाज ऐसे बदलेगा कि कल मैं आप लोग को बता रही थी ना कि मशीन पे काम करते हैं मजदूर, पहले जो है वो सारा काम वही करते थे और बाद में जो है मशीनों के द्वारा वो काम करवाया जाने लगा। तो उससे देखिए कैसे परिवर्तन होगा। पहले जो है उत्पादन का कार्य कौन करता था? मजदूर करते थे। अब उत्पादन का कार्य कौन कर रहा है? पहले करते थे मजदूर, अब कौन कर रहा है? मशीन। अब ये बताइए कि जब ये मजदूर कर रहे थे तब तो इनका महत्व था, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार मिलता था, इनको जो है कहीं से आते थे तो इनको रोज़गार मिल जाता था क्योंकि बहुत मजदूरों की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब उत्पादन मशीन से होने लगा तो क्या अब इनकी इतनी ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, सारा काम मशीन नहीं कर देगा, लेकिन अब इतनी ज़रूरत तो नहीं है ना मज़दूरों की जितनी कि अब मशीन की है। अब बड़े बड़े मशीन खरीद लिए जाते हैं और मज़दूरों की मजदूरी और कम हो गई है क्योंकि अब इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें से खुद ही अगर 100 मज़दूर हैं तो उसमें से 50 को पहले ही निकाल दिया क्योंकि मशीन आ गई। अब ये 50 हैं तो पहले तो मजदूरी जो है 25 रुपये मिल जाती थी पूरे दिन की, तब भी सब काम कर लेते थे, और अब जो है सिर्फ 50 लोगों को ही मिलेगा। अब ये लोग बोले कि हम लोग सिर्फ 20 रुपये ही देंगे, तब भी तो ये जॉब करने जाएंगे ना वहाँ पे, क्योंकि अब तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये मना करें कि हम 20 नहीं लेंगे तो फिर जो बाकी बचे हैं 50 बेरोजगार, उनको ले लेंगे कि भैया तुम आओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम 15 रुपये में करो। तो इस तरीके से जो है ना उत्पादन प्रणाली की वजह से, ये प्रणाली ही तो बदला, मजदूर कर रहे थे मशीन करने लगे, तो उत्पादन प्रणाली ही तो चेंज हुआ है ना। तो ये उत्पादन का प्रणाली चेंज हुआ है तो इससे भी सामाजिक परिवर्तन होता है क्योंकि अब मशीन मास प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा उत्पादन करेंगे। अब इंडस्ट्री का विकास होगा। जो इंडस्ट्री किसी एक जगह पे बनी थी अब वो पूरे शहर में, पूरे देश में फैलेगी, ठीक है। अब देखिए 7वां, सर्वहारा वर्ग द्वारा इतिहास का निर्माण। ये बताते हैं कि सर्वहारा वर्ग द्वारा इतिहास का निर्माण होता है, यानी कि ये मजदूर जो कि शोषित हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, यही एक दिन क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे और पूरी व्यवस्था को बदल के रख देंगे। यानी कि सर्वहारा वर्ग द्वारा, सर्वहारा वर्ग में कौन आता है? मजदूर ही तो आते हैं, मजदूरों को ही तो सर्वहारा कहा जाता है। तो सर्वहारा वर्ग द्वारा इतिहास का निर्माण, यानी कि मजदूर जो है एक दिन पूरे इतिहास को बदल देंगे, एक नए इतिहास का निर्माण कर देंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये बताते हैं अपने इस अवधारणा में कि आंतरिक परिस्थितियों को ही सभी प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का आधार माना है। ये क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आंतरिक परिस्थितियां ही सभी प्रकार के, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो,
या वो सारे परिवर्तन आंतरिक परिस्थितियों से ही होती है। ये आंतरिक परिस्थितियां ही तो हैं जो मजदूरों के अंदर जो झेल रहे हैं या फिर जो उनको असुविधाएं हो रही हैं, ये समस्या आंतरिक ही तो है। तभी तो उनके अंदर से वो भाव निकलते हैं कि अब हमें विद्रोह करना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, तो यह भी कहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का संचालन भी इन्हीं के फलस्वरूप होता है। इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के कुछ प्रमुख आधार बताए हैं। अब हम उन आधारों पर चर्चा कर लेते हैं कि आधार क्या हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के। तो जैसा मैं पहले बताई हूँ विशेषता, उसी से लगभग मिलता जुलता रहेगा। बस ये है कि आप लोग जो है पहले ये बता दीजिएगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किसका है, फिर उसके बाद से विशेषता हेडिंग डालिएगा, जो मैं बताई हूँ वो बताइएगा। उसके बाद से फिर आप लोग लिखिएगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं और ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार निम्नलिखित हैं। ठीक, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है सामाजिक संबंधों का निर्धारण करता है ना। अभी मैं बताई ना कि किस तरीके से जो है मजदूरों और मालिकों में संबंध है और किस तरीके से परिवर्तित हो गया, सब बराबर हो गए, तो संबंधों में परिवर्तन आ रहा है ना। जैसे ये तो परिवर्तन उन दोनों के बीच में है, लेकिन जैसे कि कुछ जो भी गरीब वर्ग हैं वो इस एरिया में रहते हैं, इनके मध्य जो संबंध पाया जाएगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा, प्रगाढ़ होगा, क्योंकि सबकी एक जैसी स्थिति है। इसके पीछे भी कारण क्या है? अगर इन लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? आर्थिक ही है। और ये जो है अपर वर्ग है, अगर इनसे हमारा रिश्ता खराब है, इन दोनों के बीच में एंटी रिलेशन है, तो उसके पीछे भी कारण क्या है? आर्थिक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि परमानेंट श्रम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहे हैं। फ़ायदा कौन उठा रहा है? अपर वर्ग उठा रहा है, पूंजीपति वर्ग उठा रहे हैं। ठीक है, तो संबंधों का निर्धारण भी ऐसे ही होता है। सामाजिक परिवर्तन को दिशा देता है, ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद के कारण आर्थिक कारण, मतलब किस तरीके से पूरे इतिहास में, चाहे वर्तमान में, भौतिक यानी कि आर्थिक कारण किस तरीके से पूरे परिवर्तन को नई दिशा देता है। पहले क्या था? मालिक और दास थे, मालिक और दास थे। दासों ने क्या किया? संघर्ष किया और अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की है। ठीक, उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये सामंत की स्थिति में आ गए, यानी कि इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होने लगी, उस पर खेती करवाते थे। और खेती करता कौन था? तो अर्धदास, यानी कि इनकी स्थिति जैसी थी उससे बेहतर हो गई। अब ये पूरी तरीके से दास ना हो के अर्धदास थे, यानी कि इनकी खेतों पे काम करने के लिए बाध्य थे, इनके खेतों पे काम करने के लिए बाध्य थे, बाकी ज़िंदगी वो अपने हिसाब से जीने लगे थे। ठीक है, अपने घर पे अपने हिसाब से जीने लगे थे, वो अपने घर जाने लगे थे। दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब ये होता है कि उसको हमने खरीद लिया, अब वो हमारा ही है, अब हम जैसे कहेंगे वैसे रहेगा, उसका अब अपना कोई घर नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, उसके कोई पहचान नहीं। लेकिन अर्धदास क्या है कि वो दास तो है लेकिन खेतों में काम करने के लिए, बाकी जीवन उसका हमसे अलग है। अब हम बात करते हैं तीसरा। हाँ, तो ये जो है यही परिवर्तन है। जैसे कि यहाँ पे जो परिवर्तन है यहाँ से यहाँ में, तो ये परिवर्तन क्यों है? क्योंकि कारण इसमें आर्थिक है। और इसी तरीके से मैं जो यहाँ पे परिवर्तन बताई हूँ कि ये जो है ये पूंजीपति थे और ये सर्वहारा, तो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है और पूरी परिस्थितियाँ बदल जा रही हैं, उसके पीछे भी कारण क्या था? आर्थिक था। राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारित, जो राष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम है और वो मास प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, उसके पास कच्चे माल की स्थिति बहुत अच्छी है, वो कच्चा माल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं निर्यात कर पा रहा है, तो उस राष्ट्र के साथ, उस देश के साथ सभी देश अपना संबंध अच्छा बना के रखना चाहते हैं।
जैसे कि जब हम मतलब जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तब की बात करें तो हमारे यहाँ अंग्रेज क्यों आए थे? क्योंकि हमारे पास कच्चा माल बहुत ज़्यादा था, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक थे। तो इसलिए कोई उस समय के लगभग सारे देश हमसे आर्थिक संबंध बनाए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ से उनका आयात निर्यात का काम चलता था। उसी समय अंग्रेजों की नज़र हम पे पड़ी, वो आए तो व्यापार करने। लेकिन जब वो यहाँ आए और देखे कि ये लोग इतने आर्थिक रूप से संपन्न हैं लेकिन इनके मध्य में एकता नहीं पाई जा रही है, तो वो हमारे ऊपर धीरे धीरे शासन करने लगे और धीरे धीरे हमारे ऊपर पकड़ मजबूत बना लिए और हम उनके प्रजा बन गए, वो हमारे राजा बन गए। लेकिन कारण क्या था? आर्थिक, यानी कि राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण भी इसी के कारण होता है। तो हमसे सब लोग व्यापार क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम सोने की चिड़िया थे, क्योंकि हम बहुत संपन्न थे। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की सीमा का निर्धारण करना। राष्ट्रीय आय का सीमा भी आर्थिक कारण ही निर्धारित करेगा। जैसा हमारा उत्पादन रहेगा, जैसा हमारा व्यापार रहेगा, जैसी हमारे प्राकृतिक संसाधन रहेंगे, उसी हिसाब से हमारी आय भी बनेगी। ठीक, अब आते हैं वैज्ञानिक उन्नति का निर्धारण। वैज्ञानिक उन्नति भी वहीं होगी जहाँ पैसा होगा। जिन देशों में पैसे का अभाव है, वो अभी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाए हैं, जो अभी वैज्ञानिक रिसर्च पे पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, वहाँ वैज्ञानिक विकास बहुत कम है, वहाँ इनोवेशन बहुत कम है, वहाँ आविष्कार बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे पैसा है, जैसे कि अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ पे जो है रोज ही कोई ना कोई नए आविष्कार पता चलते रहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों पे बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके पास है इतनी भौतिक संसाधन, इतने मतलब उनके पास पूंजी है, इतना पैसा है कि वो उन पे खर्च करे, जो कि देश के काम भी आता है, विश्व के कल्याण में भी ये आविष्कार काम में आते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक उन्नति है उसके पीछे भी कारण आर्थिक ही है। राजनैतिक विचारों की उत्पत्ति का आधार, तो राजनैतिक विचार भी जो नए नए आ रहे हैं उसके पीछे भी कारण आर्थिक आधार ही है। अगर शुरुआत की बात करें कि कोई जो है राजनेता कैसे बन गया, कोई इतने सभी लोग एक जैसे थे तो उसी में कोई राजनेता कैसे बन गया, एक नेतृत्व कैसे करने लगा? क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया था, क्योंकि उसके पास ज़मीन की मात्रा ज़्यादा थी, वो ज़्यादा फसल उगाने लगा था, उसके पास भौतिक संसाधन की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, तो वो सबसे अलग हो गया, वो नेतृत्व करने लगा। और वर्तमान की भी बात करें तो वर्तमान में भी जो राजनीति कर रहा है वो आर्थिक रूप से सक्षम है, और राजनीति करने का विचार भी हमें तभी आएगा जब हम आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे। कोई दबा कुचला इंसान जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, वो सोच सकता है कि नहीं हम राजनीति करें? नहीं सोच सकता, कौन सुनेगा उसकी? ठीक है, तो राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति के कारण भी यही है। अब हम लोग बात करते हैं, मार्क्स बोलते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के उपर्युक्त आधारों पर अपनी राजनीतिक प्रणाली में होने वाले परिवर्तन, बस आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के कारण ही राजनीतिक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है। किसी भी प्रकार की सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के पीछे ऐतिहासिक भौतिकवाद ही कारण होता है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम 19वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं क्या हैं। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं, तो सामाजिक तथ्य किसका है? सामाजिक तथ्य के बारे में कौन बताता है? तो सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खिम बताते हैं। क्वेश्चन के आंसर कैसे शुरुआत करेंगे? सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम ने दी है। अगर बुक का नाम याद है तो फिर वो और अच्छा कि आप ये बता दीजिए कि किस में है। अगर नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही शायद अपनी बुक
एलिमेंट्रीज ऑफ सोशल रिलीजन, ऐसे ही कोई बुक है, अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो सामाजिक तथ्य क्या है, तो कल ही मैं आप लोगों को क्लास में बताई थी कि सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य जो है व्यक्ति के व्यवहार का वह पक्ष है जिसमें क्रिया भी आता है, विचार भी आता है, अनुभव भी आता है। तो व्यवहार का वह पक्ष है जिसको कि सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता है, मतलब कि इसमें सामूहिक चेतना शामिल होती है। सामूहिक चेतना का मतलब मैं आप लोग को कल बताई थी, सर आए क्या, कि सामूहिक चेतना का मतलब ये हुआ कि पूरे जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं, जो भी समुदाय है, उन सब की चेतना, यानी कि सब उसको मानते हैं, उसको सब फॉलो करते हैं। तो समाज से निकला एक ऐसा तथ्य जो कि सब मान रहे हैं, वो इसी समाज से निकला है और जिसके प्रति सबके मन में आस्था और विश्वास है, उसको हम सामाजिक तथ्य कहते हैं। आप लोग ऐसे सिंपल लिखिएगा। तो उसमें जो है चूँकि सबकी सामूहिक चेतना उसमें शामिल रहती है, सब उसको मानते हैं, तो इसीलिए हम सबको मानना आवश्यक होता है। इसीलिए इसकी दो विशेषताएं बताई जाती हैं, एक है बाह्यता, यानी कि यह हमसे बाहर होता है, और एक है बाध्यता, यानी कि हम इसको करने के लिए बाध्य होते हैं। ये दो विशेषताएं सामाजिक तथ्य में पाई जाती है। जैसे कि कल मैं बताई थी मंदिर वाला उदाहरण, लेकिन अगर हम इसको एक उदाहरण ऐसे माने, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, तो ये बताइए कि वो कौन सी संस्कृति है जहाँ पे बताया जाता है कि छोटे बड़े का रेस्पेक्ट ना करें, छोटे जो है वो बड़े को रेस्पेक्ट ना दें। ऐसी कौन सी संस्कृति है? कोई संस्कृति नहीं है। हर संस्कृति में तो यही सिखाया जाता है ना कि आप जो है छोटे हैं तो आप इनको जो है सम्मान दीजिए, जब ये दिखे तो आप नमस्ते करिए, पैर छूइए, संत महात्मा हैं तो आप दंडवत हो जाइए, यही तो बताया जाता है ना। तो ये रिस्पेक्ट तो कहीं पे हर जगह सिखाया जाता है। तो यानी कि और ये जब हम नहीं करते हैं तो हमको टोका जाता है कि नहीं, हम बच्चों को मारा जाता है कि नमस्ते करो नमस्ते करो, वो नमस्ते नहीं करता है तो फिर ये होता है इसको टॉफ़ी नहीं दिया जाएगा, इसको बिस्किट नहीं दिया जाएगा, इसको घुमाने लेके नहीं जाएंगे। हम मतलब बाध्य किया जाता है कि आप रिस्पेक्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि सब मानते हैं, सबकी सामूहिक चेतना में ये चीज़ शामिल है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को सामाजिक तथ्य कहते हैं जो कि सब मानता है, जो कि हमसे बाहर है और फिर भी हम उसको करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको बनाता भी समाज ही है, लेकिन फिर भी ये हमसे बाहर है और हम इसको करने के लिए बाध्य हैं। और ये एक लंबे समय से चला आ रहा है, हमें नहीं पता होता है कि ये सामाजिक तथ्य का निर्माण कब हुआ, लेकिन हम उसको करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बोलते हैं दुर्खीम कि सामाजिक तथ्य जो है वस्तुओं की तरह ही वास्तविक है ना। वास्तविक ये हमें दिखाई देता है ना, रेस्पेक्ट करना, भगवान को हाथ जोड़ना, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती है। जिस तरीके से वस्तु वास्तविक है उसी तरीके से तथ्य भी वास्तविक है। मैं जो बोली हूँ देखिए वैसी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये बताते हैं कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में प्रमुख स्थान रखता है। दुर्खीम सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु मानते हैं। ये आप लोग लिख दें तो बहुत अच्छी बात है कि दुर्खीम जो है सामाजिक तथ्य को ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु मानते हैं। ठीक, सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैषयिक रूप से यानी कि तटस्थ रूप से संभव है। यानी कि हम इसको कहीं पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या जो है रेस्पेक्ट करना इंडिया में पाया जाता है तो होगा हाँ। क्या पाकिस्तान में भी ये चीज़ सिखाई जाती है? हाँ। क्या ये ब्रिटेन में भी सिखाया जाता है? हाँ। मतलब हम इसको कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी दो विशेषताएं हैं। एक है बाह्यता जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया, एक है बाध्यता।
बाह्यता का तात्पर्य है सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर एवं स्वतंत्र होता है ना, स्वतंत्र। अगर रिस्पेक्ट करना हमारे अंदर तो है नहीं, किसी के भी अंदर नहीं है, वो तो हमारे ऊपर थोपा गया है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पता होता है क्या क्या हमें रिस्पेक्ट करना है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके ऊपर वो चीज़ें डाली जाती हैं, वो तो बाहर रहता है। रेस्पेक्ट करने वाली जो संस्कृति है वो तो बच्चा लेके तो पैदा होता नहीं है, बाहर ही तो होता है। तो उसको तो सिखाया जाता है ना, उसको तो बाध्य किया जाता है ना करने के लिए। तो यही बताते हैं कि बाह्य होता है, हम स्वतंत्र होता है। और इसमें तो कल वाला ही उदाहरण है कि जिस प्रकार से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, लेकिन फिर भी पानी की विशेषता उन दोनों से भिन्न होती है। उसी तरीके से सामाजिक तथ्य का निर्माण भी समाज ही करता है, लेकिन फिर भी वो समाज से बाहर होता है, अलग होता है। ठीक, यही लिख देना है हमें। तो हम बाध्यता भी बता दिए कि हम लोग बाध्य हैं करने के लिए, बाह्यता भी हम बता दिए। हाँ, हमने ये भी बता दिया आप लोग को कि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की उपज है, यानी कि इसको सब मानते हैं। ये व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक है, यानी कि बाध्य है व्यक्ति करने के लिए। इसमें चीज़ें वही हैं, आप लोगों के पास तो ये आंसर होगा ही, आप लोग बस समझ लीजिए और फिर इसको आंसर को एक बार देख के और तब आप लोग जाइएगा कुछ पेपर देने। सामाजिक तथ्य की 2 विशेषताएं, बाह्यता और बाध्यता, इस पे भी हमने चर्चा कर लिया। अन्य 3 विशेषताओं की इसमें चर्चा करते हैं कि है सामाजिक तथ्य का काम, सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके हैं। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है। तो भाई कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे हम व्यवहार कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं, जो भी है सब समाज की ही तो देन है ना। हमने तो कुछ भी नहीं बनाया है, हम तो हाड़ मांस का लोथड़ा बन के पैदा हुए थे। जो भी मिला है सब समाज से ही मिला है। आप लोग अमला कमला का उदाहरण तो सुने ही होंगे ना, कि उन लोगों को जो है समाज से अलग कर दिया गया था और वो शायद भेड़िए के माद में पाए गए थे वो बच्चे। तो क्या वो सामाजिक थे? क्या वो चल पा रहे थे? क्या वो हम लोग की तरफ बोल रहे थे? नहीं, क्योंकि वो समाज से कट गए थे, तो समाज उसको कुछ दे नहीं पाया। जब दे नहीं पाया तो वो फिर जानवर के समान ही रह गए। तो हमारे पास जो भी है, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सब समाज ने ही हमें दिया है। देखिए इसमें लिखा है, किसी चीज़ को उचित, अनुचित, अच्छा या बुरा समझा जाएगा, यह सब हमें समाज ही बताता है। चाहे हमारे वो नियम हो, प्रथाएं हो, परंपराएं हो, ये सब जो है हमारे आचरण को नियमित और नियंत्रित करती हैं, और ये सब ही सामाजिक तथ्य हैं। ठीक, जैसे कि नमस्ते करना क्या है? हमारी संस्कृति ही तो है, हम उसको करने के लिए बाध्य है कि नहीं है? हैं। रही बात सार्वभौमिकता की, तो हमने बताया कि बड़ों का रेस्पेक्ट करना, ये क्या है? संस्कृति है, कल्चर है। तो पहले में हम लोग क्या देखे थे? पहले में हम लोग ये देखे थे कि सामाजिक तथ्य जो है कोई भी काम करने, सोचने, अनुभव करने का तरीका है, और ये जो है हमें समाज देता है। ये तो हमने बता दिया कि जो भी हम बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। और दूसरी विशेषता इसमें देखिए कि ये सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब कि जो हर जगह पाया जाता है उसको हम सार्वभौमिक कहते हैं। तो सामाजिक तत्व सार्वभौमिक होते हैं। तो रेस्पेक्ट करने वाली चीज़ों को अगर हम चेक करें तो पाया जा रहा है ना हर जगह। हमारे जो है रेस्पेक्ट देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन भाव तो वही है। संस्कृति में क्या है कि हम दें क्या? रेस्पेक्ट। लेकिन जैसे कि कहीं पे है कि कोई मेहमान आता है तो हम थूकते हैं उसके ऊपर, अगर ना थूके तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि इसने मेरा रेस्पेक्ट ही नहीं किया। और इंडिया में थूक दो तो मार हो जाएगा, घर में घुसते ही मेहमान आपको पीटने लगे। तो ये दोनों कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्ट देने की बात हो रही है। हमारे यहाँ नहीं माना जाता है कि रेस्पेक्ट दे रहा है कोई थूक के, लेकिन उनके यहाँ माना जाता है।
तो ये जो है रिस्पेक्ट देना ये सार्वभौमिक है, तरीका भले अलग हो सकता है, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, सामाजिक उत्पत्ति, सामाजिक तथ्य, व्यक्तिगत चेतना। हाँ, व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं होती है, वरन ये सामूहिक चेतना का परिणाम है। इसको सब मानते हैं, समाज में बार बार इसे दोहराया जाता है, इसीलिए अस्थायी हो जाता है, ठीक है। और इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता है। तो ये बात तो है ही, सामाजिक तथ्यों में परिवर्तन जल्दी नहीं दिखाई देता है। चाहे हम रिस्पेक्ट की बात करें, चाहे हम पूरा कपड़ा पहनने की बात करें ये भी तो तथ्य है। अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो ये भी तो सामाजिक तथ्य में ही आएगा। कपड़ा तो पूरा विश्व में पहना जाता है। और जो है कपड़े में जो परिवर्तन होता है, तो पहले इंडिया में सब लोग साड़ी और धोती पहनते थे, लेकिन उसको छोड़ने में कितना समय लगा, बहुत। अभी भी लोग धोती और साड़ी पहन रहे हैं। तो ये जो है ना परिवर्तन इसमें बहुत ही धीमे होता है। अब देखिए हम लोग 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप। अब हम लोग चर्चा किस पे करेंगे, आदर्श प्रारूप पे करेंगे। आदर्श प्रारूप क्या होता है, देखिए कोई भी जब हम किसी भी प्रकार का अध्ययन हम जब शुरू करते हैं, कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, तो हम जो है एक आदर्श प्रारूप तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं और फिर उसके अनुसार हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। वास्तविक निष्कर्ष निकालने से पहले की स्थिति है ये, तो उसी को मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप कहते हैं। ये बताते हैं कि आदर्श प्रारूप ना तो वास्तविक होता है और ना ही असत्य होता है, मतलब ये झूठ भी नहीं है और ये सच भी नहीं है, और ना ही तो ये औसत है। यानी कि जब हम अध्ययन करने के लिए जाते हैं कि हमें जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक, और फिर हमें भेजा गया ये पता लगाने के लिए कि आप जाइए वहाँ ये पता लगाइए कि जो आग लगी है तो कैसे लगी है, क्या कारण है कि उस बिल्डिंग में आग लग गई। तो फिर हम क्या करें कि एक प्रारूप बनाए, ठीक, कि आग जो है बिल्डिंग के 3रे मंजिल पे लगी है, तो क्या है, करंट जो है बिजली का करंट से आग लगी होगी। हमने एक कल्पना कर लिया, ज़्यादा लोग मरे हैं, इसका मतलब कि उसकी जो सीढ़ी है ना नीचे उतरने का, वो सीढ़ी बहुत ही संकरी है, संकरी होगी, ठीक है, इसीलिए लोगों की इतनी डेथ हुई है। अब हम कहेंगे कि जो है वहाँ पे सारी फाइलें जल गई हैं क्योंकि वहाँ पे आग बुझाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। फिर हम करेंगे कि वहाँ पे जान माल का इतना नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई भी कर्मचारी एक्टिव नहीं था। वहाँ पे लोग धुएं से, कुछ लोग जले नहीं है, सिर्फ धुएं से ही मर गए हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जब हम बोल रहे हैं उसके बाद से हम एक निष्कर्ष पे पहुँच के और इस रिपोर्ट को सौंप दिए। तो ये हमारा जो निष्कर्ष निकला और जो हम प्रारूप बनाए ये वाला, और फिर हम एक रिपोर्ट तैयार किए, तो क्या ये वास्तविक है? नहीं है। क्या ये झूठ है? ये कैसे कह सकते हैं कि झूठ है? क्या पता ऐसे ही मिलते जुलते कारण निकले। जब हम वहाँ गए और लोगों से पूछे तो क्या पता हमें ऐसे ही मतलब कारण निकल गया है, तो हम इसे झूठ भी तो नहीं कह सकते। तो क्या ये सच और झूठ के औसत में है? ये भी कैसे कह सकते हैं? क्या पता पूरी तरीके से झूठ हो, क्या पता पूरी तरीके से सच हो, तो हम इसको औसत कैसे कह सकते हैं? तो आदर्श प्रारूप वो होता है, ठीक है। अब हम जो है इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये वेबर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप को अन्वेषणकर्ता यानी कि अनुसंधान करने वाला, अन्वेषणकर्ता के अध्ययन का एक यंत्र मानते हैं।
ये कहते हैं कि अनुसंधान करने का एक यंत्र है जिसका प्रयोग वह घटनाओं की समानता असमानताओं को ज्ञात करने के लिए कर सकता है। यानी कि कहीं पे इसके पहले आग लगी थी और वहाँ पे इसी तरीके के कारण पाए गए, तो ये क्या सोचते हैं कि उसी समानता के आधार पे हम एक रिजल्ट निकाल लें, या फिर वहाँ पे जान माल के नुकसान बहुत कम हुआ था क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी बहुत चौड़े चौड़े थे और खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, उससे भी लोग कूद गए थे और आग बुझाने के संसाधन भी थे। तो अब क्या कर ले हम कि इसी की असमानता बना दें कि ये जो है इन चीज़ों से अलग जरूर है क्योंकि वहाँ पे ये सुविधाएं थी, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। तो जिसका प्रयोग घटनाओं की समानता या असमानताओं को ज्ञात करने के लिए कर सकता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक मौलिक विधि है। तुलना से ही तो अध्ययन कर रहा है ना, किसी दूसरे जगह की घटना के आधार पर वो तुलना किया और एक निष्कर्ष निकाल दे रहा है। तो ये क्या है, तुलनात्मक अध्ययन की भी एक विधि है। आदर्श प्रारूप का निर्माण समाजशास्त्री कुछ वास्तविक तथ्यों के आधार पर तर्क संगत रूप से करता है। कुछ तो वास्तविक तथ्य है ना, जैसे कि हम बात करते हैं कि कहीं पे आग लगी थी और वहाँ पे जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ था क्योंकि वहाँ पे खिड़कियाँ बड़ी बड़ी थी, सीढ़ियाँ बहुत चौड़ी थी, आग बुझाने के संसाधन थे, वहाँ पे जो भी व्यक्ति थे वो काफ़ी एक्टिव थे और इस तरीके से वहाँ जान माल का नुकसान कम हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर तर्कसंगत रूप से करते हैं। यहाँ पे ये वास्तविक ही तो है, अगर हम इसको अध्ययन करे हैं तो तुलना करके भी हम इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। समानता के आधार पे भी निकाल सकते हैं कि कम जान माल का नुकसान हुआ तो ये वो कारण होगा, अधिक हो गया तो ये कारण होगा, और ये तर्कसंगत भी तो है। ये बातें कहाँ से तर्कसंगत है? अगर वो इस तरीके का तर्क दे के बात कर रहा है तो तर्कसंगत भी है, सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, औसत भी नहीं है, तर्कसंगत भी है और वास्तविक तथ्यों पर भी आधारित। ठीक है। इसका निर्माण अध्ययन के लिए उपकल्पना के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी कि हम एक प्रारूप बना लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे ही हुआ होगा। आदर्श शब्द का अर्थ कोई श्रेष्ठता, आदर्श का मतलब लग रहा है ना आइडियल, लेकिन नहीं, इसका मतलब श्रेष्ठता के संदर्भ में नहीं है, मूल्यों से भी इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य नैतिक आदर्शों का पता लगाने से भी नहीं है। आदर्श प्रारूप ना तो औसत प्रारूप है और ना ही आदर्शात्मक। ये बहुत ही मतलब आप लोग को जो मैं बोली हूँ ना वही आप लोग लिखिएगा, क्योंकि इस पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को लगेगा फिर है क्या और मैं लिखूँ क्या। तो आप लोग जैसे मैं बताई हूँ ना, घटनाओं की तुलना करके कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ तो ये मानते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, ये वास्तविक नहीं है क्योंकि क्या पता हम जब जाके लोगों से पूछ के अध्ययन करें तो निष्कर्ष कुछ और निकले, फिर हम इसे झूठ भी नहीं कह सकते क्योंकि क्या पता यही सारे कारण हो जो कि हमने पहले से सोच रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देखिए ये वही है कहानी आप लोग को जो लिखना है, तो आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एक एक लाइन बताने का कोई मतलब बहुत बनता नहीं है। हाँ, अब देखिए ये कहानी तो हो गई है ना, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं। देखिए इसमें जो है ये बताते हैं कि मैक्स वेबर कहते हैं कि हम केवल उन्हीं आदर्श प्रारूपों को अपने अध्ययन में प्रयोग करना चाहिए, हमें सिर्फ उन्हीं आदर्श प्रारूपों को अपने अध्ययन में प्रयोग करना चाहिए जो नियंत्रित, शंका रहित एवं प्रयोग सिद्ध हो। यानी कि इसके पहले उसका प्रयोग किया गया है, इसके पहले उस आदर्श प्रारूप का उस कल्पना का निर्माण किया गया है तो वो सही सिद्ध हुआ है। तो ही जैसे बार बार वही आया कि जैसे खेत में आग लग गई और फसल सारे जल गए, तो एक जगह जो है कारण पता किया गया, तो जो कारण यहाँ था
इस खेत में जलने के भी कारण सेम थे, इस खेत में भी जलने के कारण सेम थे। क्षेत्रफल अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, लेकिन जलने का कारण वही निकल रहा है। तो अब जब चौथी जगह आग लगेगी तो हम मान सकते हैं कि कारण वही है। तो ये बोलते हैं कि जो मतलब प्रारूप जिसको हम फॉलो करते हैं अध्ययन के लिए, तो वो शंका रहित और प्रयोग सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। ये सामाजिक अध्ययन को पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं मानते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता है। जब व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो फिर उसके मूल्य भी तो उसमें जुड़ जाएंगे। हो सकता है वो पक्षपात कर ले कि किसी अपने का हो, हम अच्छा रिपोर्ट दे दें, क्या पता वो अपने को ही बेहतर साबित करने के लिए बता देगी। हमने जैसे ये सारी चीज़ें वहाँ पाई गई हैं कि वो खुद को बेहतर बता सके कि उसने जो है इतने कम समय में इतना अच्छा वर्क किया है। तो ये जो है पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसमें पक्षपात की संभावना पाई जाती है। अब देखिए इसमें जो है इसकी विशेषता है, इसकी 3 विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आदर्श प्रारूप का प्रयोग निर्माणकर्ता यानी कि बनाने वाला क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होते हैं। बात वही है जो मैंने बताया है, आप लोग इसको पॉइंट करके भी लिख लीजिएगा कि निर्माणकर्ता जो है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी क्रिया के उद्देश्य के लिए बनाता है। ये पूरी तरीके से वास्तविक नहीं होता है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत अर्थ भी सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत क्यों सम्मिलित हो जाते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति बनाता है। अब ये भी है कि आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता, वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों का निर्वचन करता है। अभी मैं बताई ना कि सब कुछ थोड़े ना बता रहा है, कुछ चीज़ों को जोड़ ले रहा है कि ऐसे 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 घटनाएं हुई थी, तो इसीलिए सेम घटनाएं यहाँ पे भी हुई होंगी। तो इसमें वो सब कुछ नहीं जोड़ता है, बल्कि कुछ चीज़ों को ही लेता है। हाँ, अब तीसरा है कि इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाता है। मतलब कि जो घटना पीछे घट चुकी है उसके अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए, जैसे कि पहले कभी कहीं कोई घटना घटित थी। अभी आग लगने का ही बार बार ले तो आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि अपराध को भी ले लेते हैं कि कहीं पे बाल अपराध एकदम से बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो जब बाल अपराध बढ़ा हुआ है तो वर्तमान में हम उस बाल अपराध का कारण पता कर लिए कि क्या है। तो पता चला कि माँ जो है अशिक्षित थी और अपराध में लिप्त थी। पिता जो है मजदूरी करते थे और शराब पीने वाले हैं। फिर पता चलता है कि वो मोहल्ला जो है गंदी बस्ती है, वहाँ पे एक ही स्कूल है, उसमें अच्छे टीचर नहीं हैं। फिर आता है कि उस बच्चे की जो संगति है वो बहुत ही ख़राब है। तो ये एक बच्चे की बात नहीं हो रही, मान लीजिए 20 बच्चे ऐसे पाए गए और ये कारण निकला। तो आज से 100 साल पहले अगर बाल अपराध की संख्या बढ़ गई थी तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय भी यही परिस्थिति बनी होगी, तभी बाल अपराध की संख्या उस समय बढ़ गई थी। ठीक है। ये कहते हैं कि कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है। तो नहीं है अंतिम, कैसे अंतिम है? क्या पता जो है इस तरीके की कोई दूसरी घटना सामने आ जाए, वहाँ पे कुछ नया रीजन मिल जाए, तो फिर हम आदर्श प्रारूप अपना बदल देंगे ना। क्या पता कोई एक नई घटना हम उसका अध्ययन करते हैं, उससे मैच कर जाए, तो वो अंतिम नहीं होता है। ठीक। अब ये कहते हैं वेबर के आदर्श प्रारूप की जो है आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्यों की जाती है? कि भैया जब बैठे बैठे ही हम एक आदर्श प्रारूप बना लें, निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, तो फिर अनुभविक अध्ययन का क्या मतलब है? क्षेत्र में जाके जो लोग अध्ययन कर रहे हैं तो फिर वो क्यों करें? जब बैठे बैठे ही सब कर लेना है तो वो करना ही नहीं चाहिए। और फिर सब अपने अपने हिसाब से फिर आदर्श प्रारूप बना लेंगे, कोई दूसरे के हिसाब से क्यों बनाएगा? तब तो सबका अलग अलग रहेगा निष्कर्ष, सबके अलग अलग कारण निकल के सामने आएंगे। ठीक, यही है इसमें, कुछ अलग नहीं है। हमने आप लोग को आलोचना सारी बता दी।
अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजशास्त्री पद्धति के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अब ये देखना है इसमें हमें कि समाजशास्त्री पद्धति के बारे में हमें जानना है कि उसका योगदान क्या है। तो आप लोगों को पता है ना कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। यह चीज़ों को क्या है का अध्ययन करता है और कार्य और कारण के बीच में तर्कसंगतता भी इसमें दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको वैज्ञानिक विषय कह सकते हैं। ये प्रत्यक्षवाद पे आधारित है। तो अगर ये विज्ञान है तो इसका कुछ सिद्धांत भी तो होगा। तो जो उसका सिद्धांत है तो वो किस तरीके से उपयोगी है, क्या वो सिद्धांत हमारे किसी और भी सब्जेक्ट में, समाज के अध्ययन में कहीं उपयोगी हो रहा है। अगर वो उपयोगी हो रहा है तब फिर हम उसको सिद्धांत मानेंगे। तो यही हमें देखना है कि समाजशास्त्री पद्धति के योगदान कि क्या क्या योगदान दे रहा है। तो समाजशास्त्री पद्धति का पहले आप लोग अर्थ देख लीजिए। तो इसका तात्पर्य है कि किसी सामाजिक घटना या तथ्य का क्रमवार वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्री पद्धति है। ठीक, किसी घटना के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री के मन में घटना से संबंधित प्रश्न उठता है, फिर वह एक उपकल्पना का निर्माण करता है। मतलब एक कल्पना कर लेता है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, पहले विचार आएगा फिर वो एक कल्पना करेगा। ठीक है, फिर उस उपकल्पना का परीक्षण करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि घटना ऐसे ही घटी होगी तो क्या ये सही है। तो उसका क्या करता है, वो परीक्षण करता है। फिर वो निष्कर्ष निकालता है कि जो मैं सोचा था वही सही था या फिर उससे अलग है। तो इसका मतलब कि इस घटना के पीछे ये कारण है। ठीक, अंत में उसका परिणाम प्रस्तुत करता है। समाज में इस पद्धति का योगदान निम्न है। मतलब कि इस तरीके का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं समाज शास्त्र में तो इसका समाज में क्या योगदान है, चलिए ये देखते हैं। सामाजिक घटनाओं का क्रमवार एवं व्यवस्थित अध्ययन। ये सामाजिक घटनाओं के क्रमवार एवं व्यवस्थित अध्ययन में योगदान देता है, क्योंकि जो कारण और कार्य किसी एक जगह पे पाए जा रहे हैं, जैसे कि हम बाल अपराध का उदाहरण दिए हैं कि एक जगह बाल अपराध पाया जा रहा है तो उसके पीछे जो कारण मिल रहे हैं वही कारण जो है दूसरी जगह भी मिल रहा है। तो ये क्या करता है, ये क्रमवार एवं व्यवस्थित अध्ययन में सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हमें कार्य भी जो कार्य हो रहा है, जो मतलब जो परिणाम है, जब हम कारण देख रहे हैं तो सेम निकल रहा है कि हाँ यहाँ पे जो कारण था और उसकी वजह से जो यहाँ परिणाम निकला था तो देख रहे हैं कि यही कारण यहाँ पे भी है और सेम यही परिणाम यहाँ पे भी है। या फिर मेरे पास परिणाम है, हम कारण का जांच करते हैं तो सेम वही निकलता है जो कि यहाँ पे है। तो इस तरीके से घटनाओं का क्रम एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। देखिए, बाल अपराध को दिमाग में ध्यान में रख के आप इसको समझते रहिए। आग वाली उदाहरण भी ध्यान में रख के समझते रहिएगा। अभी सामाजिक विघटन करके बता दूंगी, चाहे पारिवारिक विघटन करके बता दूंगी, लेकिन कोई एक उदाहरण दिमाग में रखिए तभी आप उसको आगे कंटिन्यू समझते जाएंगे। देखिए, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में विशेष योगदान। समाज शास्त्र को ये विज्ञान बनाता है, क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो तार्किक हो, जिसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सके और बार बार सेम परिणाम आए। तो जब हम एक जगह देखते हैं कि परिवार का विघटन क्यों हो रहा है, परिवार का विघटन का मतलब हुआ कि पहले संयुक्त परिवार था, ठीक, अब क्या है कि कोई संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाह रहा है। ठीक, सब उसमें से निकल के कैसा परिवार बनाना चाह रहे हैं, एकाकी बनाना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहने की कोशिश कर रहे हैं। सबको यही पसंद है। तो ये विघटन है, दिख गया कि भाई विघटन हो रहा है, सब लोग ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिली में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें एक जगह दिखा कि भाई संयुक्त परिवार में लोग क्यों नहीं रहते हैं, तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय होती है।
जो ज़्यादा कमाता है उसके भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, जो कुछ भी नहीं कमाता उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। कोई कितना भी कमाए बचत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पूरे परिवार का पालन पोषण करना रहता है। वो अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता है, क्योंकि बाकी बच्चे घर पे रह जाएंगे। तो ये सारे रीजन जो कि फ्यूचर वहाँ पे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए लोग वहाँ से हटना चाहते हैं और एकाकी परिवार में जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ अगर एक जगह दिख रही है और बार बार हम जहाँ भी परीक्षण कर रहे हैं और सेम निष्कर्ष आ रहा है, तो ये समाज शास्त्र को विज्ञान बना दिया कि नहीं बना दिया? जब परिणाम और कारण दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो विज्ञान बन जाएगा ना, क्योंकि बार बार परीक्षण में वही रिजल्ट आएगा। विभिन्न शास्त्रीय पहलुओं का ज्ञान, इससे जो है हम विभिन्न समाजशास्त्रीय पहलुओं का ज्ञान भी हमें होता है, क्योंकि हम हर जगह जो है यही निरीक्षण परीक्षण करके चीज़ों को, तथ्यों को जांच सकते हैं और हम विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को व्यापक बनाता है। हम जो है कहीं पे भी किसी भी समाजशास्त्र के किसी भी क्षेत्र में जाके, चाहे वो सामाजिक विघटन हो, पारिवारिक विघटन हो, अपराध हो, कृषि हो, समुदाय से संबंधित हो, या फिर मद निषेध से संबंधित हो या मदपान से संबंधित हो, कहीं पे भी हम कार्य कारण की जांच कर सकते हैं इस पद्धति का प्रयोग करके। इस तरीके से हमारा क्षेत्र धीरे धीरे और व्यापक बनता जा रहा है। ठीक है, और ये है कि देखिए, इस पद्धति के आधार पर समाज की घटनाओं का पूर्व चिंतन भी संभव हो सकता है। जैसे ये लक्षण दिखाई दे कि लोग जो है संयुक्त परिवार का विरोध कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके पहले जब विरोध किया गया था तो बहुत सारे संयुक्त परिवार टूटे थे और बहुत सारे एकाकी परिवार अस्तित्व में आए थे। अगर आज भी वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि अब एक बार और जॉइंट फैमिली टूटने वाली है और न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, यानी कि हम लक्षणों के आधार पर पूर्व चिंतन भी कर सकते हैं। सामाजिक जटिलता का सरलता से अध्ययन, तो यानी कि जटिल से जटिल चीज़ों को भी हम कार्य कारण के संबंध पे आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे लगता है कि बच्चे इतने उदंड हैं, इतने बदतमीज हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं, उनके अंदर बहुत ही क्रोध है, कैसे लालन पालन होता है, कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन जैसे ही जो है उस बच्चे पे क्रोध करना छोड़ के, उससे आप हेट करना छोड़ के जब आप उसके कारणों को देखेंगे, तो ये अब तक आप लोग को जटिल लग रहा था उसका व्यवहार, अब लगेगा कि नहीं, उसका तो कोई मतलब दोष ही नहीं है उसके व्यवहार में। यहाँ तो कारण बहुत सारे हैं, जो वो तो सिर्फ उसका परिणाम है कि उसके व्यवहार में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जटिल से जटिल चीज़ों को भी हम आसानी से समझ जाते हैं। सामाजिक गतिशीलता को नियमित निश्चित दिशा प्रदान करने का प्रयास करता है। ये भी है, जब हम सामाजिक जो भी गतिशीलता है वहाँ पे भी हम चीज़ों को मतलब देख सकते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मतलब कि समाज इस समय गतिशील है। अगर इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के लक्षण, जैसे कि नए नए आविष्कार होना बंद हो जाए, तो हमें क्या लगेगा कि इसका मतलब कि विकास रुका हुआ है, लोगों की बौद्धिक क्षमता का ह्रास हो रहा है, लोग अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जब हमें ये दिख जाता है कि अब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले ही पूर्व चिंतन कर सकते हैं ना लक्षणों को देख के, तो हम उसके लिए कुछ उपाय भी तो कर लेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि संयुक्त परिवार ना टूटे, तो हम गतिशीलता को भी बना के रख सकते हैं। ठीक है, नियमित और निश्चित दिशा प्रदान करता है। अब ये 8वां है कार्य कारण या घटना कारण संबंधों को ज्ञात करने में सहायक। तो ये तो मैं आप लोगों को तब से बता ही रही थी कि इससे घटना के कारणों का पता चल जाता है कि ये घटना घटी है तो कारण क्या हो सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता क्या होती है?
सबसे पहले तो ये अवधारणा दुर्खिम की है, ठीक है, यांत्रिक एकता की। तो इसमें ये दो प्रकार के समाज की अवधारणा देते हैं, दो प्रकार के समाज बताते हैं। एक बताते हैं यांत्रिक एकता वाले, मतलब एकता दो प्रकार की बताते हैं, एक है यांत्रिक एकता, एक है सावयवी एकता। और ये किस समाज में पाया जाता है? यांत्रिक एकता यांत्रिक समाज में और सावयवी एकता सावयवी समाज में। तो आप ये लिखेंगे, शुरुआत ऐसे करेंगे, यांत्रिक एकता की अवधारणा दुर्खिम ने दी है। दुर्खिम दो प्रकार के समाज की चर्चा करते हैं, एक है यांत्रिक समाज, एक है सावयवी समाज। यांत्रिक समाज की विशेषता में वो यांत्रिक एकता के बारे में बताते हैं। चूँकि यांत्रिक समाज एक यंत्रवत समाज था, वो मतलब उसमें ऑर्डर और फॉलो का सिस्टम चलता था और कुछ आदेश देने वाले थे और बाकी सब उस आदेश को फॉलो करने वाले थे, पालन करने वाले थे। तो उस यंत्रवत व्यवस्था को ही उन्होंने यांत्रिक समाज नाम दिया। अब हम जो है यांत्रिक एकता पे चर्चा करते हैं। यांत्रिक एकता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक। अब आप लोग लिखेंगे क्या? कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। देखिए ये समाज पुराना है। ये समाज कौन सा है? ये समाज वो है जब राजा रहते थे, प्रजा होती थी, ठीक है। जब सामंत होते थे, अर्धदास होते थे। तो क्या होता था? जो हेड होता था वो ऑर्डर देता था। जैसे कि हम बात कर लें पहले राजाओं की, तो राजा क्या करते थे? ऑर्डर देते थे ना कि आज जो है इस राज्य पे चढ़ाई कर देनी है, और सब जो है तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधे और वहाँ पे चढ़ाई करने चले गए। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं। अगर ये कहा गया कि कल जो है राजा इस रास्ते से निकलने वाले हैं और तुम सब अपने घर से मत निकलना, सब अपने अपने घर में छुप जाना, देयर इज़ नो क्वेश्चन। लोग अपने अपने घर में छुप गए और राजा उस रास्ते से आराम से जा रहे हैं। तो ये यंत्रवत था, मतलब कह दिया जाता था, मान लिया जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम मोबाइल में बटन दबाते हैं कि यूट्यूब खुल जाए, यूट्यूब खुल जाता है। यूट्यूब जो है कुछ नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं खुलने वाला हूँ, मेरा मन नहीं है, मैं कल खुलूँगा, तब से 4 घंटे से तो देख ही रही थी तुम, कुछ भी नहीं। वो बस आपने ऑन किया और उसको खुलता है। सेम स्थिति वहाँ पे भी थी लोगों के लिए कि जैसे ही ऑर्डर दिया जाता था वो उसे फॉलो करते थे। तो इसीलिए हम इसे अंतर्वत समाज कहते हैं। अब उसकी विशेषता देखिए, कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पे जो है ना, जो नियंत्रण पाया जाता था उस समाज में, जो एकता पाई जाती थी, वो क्यों पाई जाती थी? क्योंकि वहाँ पे कुछ कानून थे और कुछ जो है नैतिकता थी, और वो नैतिकता सामूहिक थी, सबके लिए थी। तो उसको फॉलो लोग चुपचाप करते थे और इस तरीके से सामाजिक नियंत्रण बना रहता था, ठीक है। अगर बताया जाता था कि नहीं सबको जो है मार्केट में इतने से इतने समय तक पहुंच जाना है, अपना अपना सामान खरीद के वापस अपने घर में चले जाना है, तो सब उसको फॉलो कर रहे हैं। सबको बता दिया गया है कि शादी जो है इसी ग्रुप में करनी है, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। सबको कह दिया गया है कि जो है जब राजा आएंगे तो सब डुगडुगी बजाएंगे, तो सब उसको बजा रहे हैं। और सब नैतिक भी थे, यानी कि उनके अंदर कोई कल छपट ऐसी भाव नहीं थी, नैतिक थे, और वो नैतिकता सबके लिए थी, सब उसको फॉलो करते थे, ठीक। तो ये विशेषता है कि कानून, नैतिक, सामाजिक नियंत्रण, मतलब ये सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं एकात्म और सामाजिक संगठन। तो ये सामाजिक संगठन को भी बना के रखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एकता की भावना पाई जाती है। सब जो है सब सबके लिए हैं। जैसे कि वहाँ पे जो भी ग्रुप है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे कोई पेड़ है जहाँ पे सबको जाके पूजा अर्चना करना है, ठीक। तो वो क्या है कि उसे सब मानेंगे, वहाँ सब एक निश्चित समय पे पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके पूजा अर्चना करेंगे और उसमें कोई जो है उल्लंघन नहीं करेगा। इस तरीके से सामाजिक संगठन बना रहता है या सामाजिक संगठन बनाने में सहयोग देता है। सामाजिक संगठन बना रहता है, यही बताइए आप लोग, ठीक। मानव व्यवहार एवं मानव मनोविज्ञान,
इसकी जो विशेषता इसमें दिया है हम इससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन चूँकि दिया है तो आप लोग इसी को एलोबरेट कर लीजिए कि मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान। मानव का व्यवहार जो है बिल्कुल सबका एक जैसा होता था, सभी मानव एक जैसा व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं, उसमें कई वर्ग थे ही नहीं, एक राजा बाकी सब प्रजा। तो जैसे कि तुगलक ने जब ये फरमान दिया था कि हम राजधानी बदलेंगे और हम राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके चले जाएंगे, तो ये सारे मानव कैसा व्यवहार किए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बोला। सब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, अपना बोरिया बिस्तर लेके, लगड़ते फगड़ते मरते जीते सब पहुंच गए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना था। ठीक है, तो इससे आर्थिक सहयोग एवं संगठन भी बना रहता है, क्योंकि सब मिलजुल के काम करते हैं। ये मानव व्यवहार का तुम बता ही दिए, तो सब ये आर्थिक सहयोग एवं संगठन बना रहता है, क्योंकि सब लोग मिलजुल के कार्य करते हैं, कोई विरोध नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ व्यवस्थित यंत्रवत मशीन के रूप से चल रहा है। प्रबल धार्मिकता, सब लोग बहुत धार्मिक होते हैं, धर्म के नाम पे आप इनसे कुछ भी करवा लें। ये मानते हैं कि जो राजा है वो उनको ईश्वर ने धरती पे भेजा है, तो जब ईश्वर धरती पे भेजे हैं तो ये राजा तो कुछ भी कहेगा तो हम उसे मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम धार्मिक हैं, हमें लगता है। बेटा इसके बाद अभी हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक। तो ये जो है प्रबल धार्मिक होते हैं, मतलब ईश्वर की धर्म से संबंधित सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, चाहे वो राजा की बात हो गई या फिर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा किसी बड़े के द्वारा, संत के द्वारा, साधु के द्वारा कर दिया गया, या फिर किसी भी चीज़ को जोड़ दिया गया कि ये धार्मिक है। जैसे कि सावन जब आता है तो सबको जो है पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम भगवान भेजते हैं ताकि जो है धरती पे हरियाली फैले और लोग सुखी जीवन जिए, सबके खेतों में फल लगे, सब लोग जो है एक एंजॉयफुल लाइफ को जी पाएँ। तो इसीलिए सावन के मौसम का वेलकम करना चाहिए, उसमें पूजा पाठ करना चाहिए। तो सब लोग करते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया। राजनीतिक शासन प्रणाली, यहाँ पे जो राजनीतिक जो शासन प्रणाली होती है, यानी कि एक राजनेता, एक राजा होता है और वही जो है सारे कार्य आज्ञा देता है। राजनीतिक प्रणाली तो हर जगह पाई जाती है, लेकिन यहाँ जो राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है वो राजतंत्र होता है। ठीक। हेलो क्लास, विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास जो फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, उसी में मैं आप लोगों को पिछले 22 क्वेश्चन तक का आंसर बता चुकी हूँ कि कैसे आप लोगों को लिखना है। अब हम लोग जो है आगे 23वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और फिर इसको भी क्रम से समझते जाते हैं। इसमें जो है लघुत्तरी में टोटल हम लोगों के पास 30 क्वेश्चन है, जिसमें हमसे हम लोग 22 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारे पास 7 क्वेश्चन रह गए हैं, जिसमें हम लोग 23वें पे चर्चा करते हैं। 8 रह गए, 23वां है ये। इसके बाद 7 क्वेश्चन और बचेंगे। तो देखिए, ये कह रहा है कि पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है कि पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के जिस सिद्धांत की चर्चा किए हैं, हमको उस सिद्धांत के बारे में बताना है। तो देख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक, एक होता है बहुरेखीय और एक होता है चक्रीय। ठीक है। हाँ नहीं, ये तो हाँ रेखीय सिद्धांत से देखिए, इसमें बताते हैं, ये क्या बताते हैं, सामाजिक परिवर्तन के 3 सिद्धांत है। एक है चक्रीय, एक है रेखीय और एक है संघर्षवादी। यानी कि परिवर्तन जो है एक चक्र के रूप में होता है, घूम घूम के वही स्थिति आती रहती है। या तो ऐसे परिवर्तन होता है या फिर क्रम से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, परिवर्तन ऐसे होता है। या फिर 2 ग्रुपों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, तो परिवर्तन आते हैं। 3 तरीके से परिवर्तन आता है। अब हमें जानना है कि पेरेटो किसमें आते हैं। तो पेरेटो आते हैं चक्रीय सिद्धांत में। किसमें आते हैं? चक्रीय सिद्धांत में। यानी कि
एक ऐसा सिद्धांत जो कि परिवर्तन को बताता है कि ये चक्रीय होता है, उसी को हम चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो पेरेटो क्या कहते हैं? पेरेटो कहते हैं कि परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, हमेशा जो है ये ऐसे ही चलता रहता है, यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, इस तरीके से ये परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो तभी होगा ना जब ये वाला यहाँ पहुँच जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, तभी तो चक्रीय परिवर्तन होगा। तो ये यही बताते हैं कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक होता है अभिजन वर्ग, एक कौन होता है? अभिजन वर्ग, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, और एक होता है निम्न वर्ग। पहले आप लोग निम्न अभिजन देख लीजिए, एक होता है अभिजन वर्ग और एक होता है निम्न अभिजन वर्ग। निम्न अभिजन वर्ग यानी कि ये अभिजन तो होते हैं, ये ऊपर वर्ग में आते तो हैं, लेकिन अभी ये सत्ता में नहीं है, और ये जो है ना सत्ता में है, यानी कि शासन चला रहे हैं, तो इनको हम उच्च अभिजन कहेंगे, और ये अभी शासन सत्ता में नहीं है, इसलिए हम निम्न अभिजन कहेंगे। जैसे कि कल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताई थी कि बीजेपी जो है इस समय चूंकि सरकार में है, तो वो इस पोजीशन पे है, यानी कि सत्ता अभिजन है, सत्ता में है, और कांग्रेस जो कि इस समय गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वो आम लोगों की तरह भी तो नहीं है ना, वो हम आम लोगों से तो बहुत ही ऊंचे तबके पे हैं, उनकी बातें आज भी प्रशासन को माननी पड़ेगी। कहीं पे वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जब जाते हैं, किसी प्रदेश में जब राहुल गांधी जाते हैं, तो क्या वो वैसे ही चुपके से चले जाते हैं जैसे हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है? लेकिन क्या राहुल गांधी भी वैसे ही जाते हैं? नहीं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे सारी व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है, उनको कोई असुविधा ना हो, उनको किसी तरीके से असुरक्षा की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, ये सब की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि अभिजन में ही आते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही थी बीजेपी और कांग्रेस का उदाहरण देके कि किस तरीके से जो है कभी सत्ता में बीजेपी आ जाती है और कभी सत्ता में कांग्रेस आ जाती है। तो ये दोनों पार्टियां जो है ऐसे ही क्रम से कभी ये आती रहती हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है वो घूम फिर के फिर ऐसे ही हो रहा है ना कि ये वाला यहाँ और ये वाले यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसी को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये परिवर्तन दो तरीके से बताते हैं। एक परिवर्तन यही जो मैं बता रही हूँ कि एक जो है उच्च अभिजन है और एक निम्न अभिजन है, तो ये परिवर्तन इस तरीके से होता है। एक परिवर्तन ये होता है कि ये जो अभिजन वर्ग है, तो इस अभिजन वर्ग में हम रख देते हैं कि इसमें बीजेपी भी है, इसमें कांग्रेस भी है, और इसी में जो है हम सपा को भी रख देते हैं, और इसी में हम ममता बनर्जी की पार्टी को भी, तृणमूल कांग्रेस को भी रख देते हैं। ये क्या है? सब अभिजन हो गए। ये कौन सा वर्ग है? ये निम्न वर्ग है, आम जनता है। अब इसमें क्या हुआ कि बीजेपी जो है अच्छा काम नहीं कर रही है, उसमें अब अच्छे लीडर्स नहीं रह गए हैं, उन लोग का अपना कोई जो है बढ़िया थीम या उद्देश्य नहीं रह गया है। सेम स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है, ऐसा है नहीं, मान लीजिए ऐसा हो रहा है। सेम ऐसे ही कि इसके पास भी अच्छे लीडर्स नहीं है, इसके पास भी कोई अच्छी थीम नहीं है, जो आगे वाली पीढ़ी है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो आगे वाले नेता हैं वो बहुत ही जो है छोटी सोच और अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। इन्हीं सब समस्याओं से सपा गुजर रही है, इन्हीं से तृणमूल गुजरने लगी। तो अब ये बताइए कि जब ये इनकी स्थिति खराब होगी तो जनता क्या दूसरे नेताओं की तलाश नहीं करेगी? वो दूसरा विकल्प तलाशेगी ना कि अब इनमें वो बात नहीं रह गई है जो कि पहले थी। तो अब हम क्या इसी में से कुछ लोग जो है क्या करेंगे? नेता बन के उभरेंगे।
और वो जो है समाज का अब नेतृत्व करेंगे, अब वो चुनाव लड़ेंगे, अब वो समाज के लिए कार्य करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब इनकी एक अलग पहचान बन रही है, इनको वोट मिलने लगा, इनको तो मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत इनको भी मिलने लगा। कुछ समय बाद ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी पार्टी तैयार हो गई और इनका अस्तित्व खत्म हो गया। ये पहुंच गए यहाँ मतलब सामान्य जनता में, और ये हो गया एक नए वर्ग का उदय। और वो वर्ग कैसा है? शासन सत्ता वाला। ठीक है, तो परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक अभिजन और अभिजन के बीच और एक अभिजन और निम्न वर्ग के बीच। ठीक है, और ये परिवर्तन ऐसे चक्र के रूप में चलता रहता है। ठीक, इसमें यही बात है। आगे बता रहा है, जो देखिए लिखा है इसमें कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, पेरेटो के अनुसार सामाजिक गतिशीलता चक्रीय आधार पर बढ़ती घटती रहती है, जिसकी वजह से समाज के सदस्यों की क्षमता और कौशल जो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में ले जाता है। क्षमता कौशल आएगा निम्न वर्ग में, तभी तो वो उच्च वर्ग में जाएगा, और क्षमता कौशल आएगा निम्न अभिजन वर्ग में, यानी कि जो भी विपक्ष में पार्टी है उसके अंदर वो क्षमता आएगी कि वो नेतृत्व कर पाए, वो वोट को इकट्ठा कर पाए, तभी तो वो जाएगा उस वर्ग में, शासन सत्ता में। तो इस तरीके से क्षमता और कौशल पे निर्भर करता है कि वो अगले वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब हम धार्मिक रस्मों रिवाजों और उनके प्रकार पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, धर्म क्या है? धर्म वो है जो कि हम धारण करते हैं, यानी कि जिस चीज़ को हम जीते हैं, जिस चीज़ का हम फॉलो करते हैं, जिस चीज़ को हम लेके चल के आ रहे हैं पुरानी पीढ़ियों से भी, उस संस्कृतियों में हमारे रचा बसा है, ईश्वर पे एक विश्वास बना हुआ है, तो ये सब को जो है धर्म कहते हैं। अब इसमें हमें देखना क्या है कि टायलर क्या कहते हैं। टायलर कहते हैं, देखिए टायलर की ये परिभाषा आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि टायलर की धर्म की परिभाषा काफ़ी फेमस है। ये टॉपलर नहीं है, टायलर है। ठीक, तो टायलर कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है। धर्म जो है हम फॉलो करते हैं, उसके पीछे कोई व्यक्ति दिखाई देता है आपको कि इसकी वजह से हम धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं दिखाई देता है। धर्म को हम फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी न किसी आध्यात्मिक शक्ति पे विश्वास करते हैं। कोई शक्ति है जो इस पूरी धरा को चला रहा है, कोई शक्ति है जो सभी मनुष्यों में प्राण फूंक रहा है, सभी पैदा होते हैं फिर एक दिन मर जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कोई शक्ति है जिसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वही शक्ति सबको संचालित कर रही है। तो उसी आध्यात्मिक शक्ति में जब हम विश्वास करने लगते हैं, वहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे कि पहले क्या था, मैं आप लोगों को बताई थी कि सूरज की रोशनी से जो है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो सूरज की रोशनी से तपन धरती पे बढ़ती चली गई। लोगों को ये लग रहा है कि अरे ये तो कुछ समय पहले तक ये सूरज जब निकलता था तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, बहुत राहत महसूस होती थी, हम लोग बहुत खुशी खुशी घंटों इसी में बैठे रहते थे। और अब जो है इसकी धूप से तो हम लोग का स्किन जल रहा है, ये लग रहा है हमसे नाराज हो गया है। तो ये जो नाराज वाली बात आ रही है, तो ये किसी मतलब उसको हम शक्ति मान रहे हैं सूरज को, तभी तो हम सूर्य को एक शक्ति मान रहे हैं कि वो जो है जब खुश रहता है तो ऐसा मतलब धूप निकालता है कि हमें उसमें रहना अच्छा लगता है, यानी कि ठंडी की बात है। और कभी कभी वो ऐसा धूप निकालता है कि हमारी स्किन जलने लगती है। तो ये उसको शक्ति मान के उसको पूजा करना शुरू कर देते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए आप क्षमा करिए, अब हम आपको रोज़ जल चढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आप रूठिए मत, आप मान जाइए और हम लोग को वही वाली धूप दीजिए जो हम लोग को अच्छी लगती है। उसके बाद क्या होगा, बारिश का मौसम आ जाएगा,
मौसम थोड़ा ठंडा होने लगेगा कि नहीं, सूरज भगवान लग रहा है कि थोड़ा मानना शुरू कर दिए, फिर ठंडी आएगी और फिर सूरज की रोशनी जो है काफ़ी अच्छी लगने लगेगी सबको। तो इस तरीके से जो है हम धर्म पे मतलब एक धारणा हमारी बनती चली जाती है और हम एक ईश्वरीय शक्ति पे विश्वास करते हैं और इस तरीके से धर्म की शुरुआत हो जाती है। अब जब वहाँ भी धर्म होता है वहाँ पे कुछ संस्कार भी होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के टोटल 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कार को फॉलो करना हिंदू धर्म के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सब 16 संस्कार को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर ऐसा फॉलो किया जाए, उसको अनुसरण किया जाए तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ संस्कारों का तो आज भी हम जो है पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। जैसे कि बात करें हम तो विवाह संस्कार कर रहे हैं ना, इसका हम पालन। मुंडन संस्कार, इसका भी पालन हो रहा है। मृत्यु संस्कार, इसका भी पालन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, चूड़ाकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कड़भेदन संस्कार, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत लोग अभी उसको बचाए हुए हैं, पालन कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। मुस्लिम धर्म में, ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई, मुस्लिम धर्म में कुल 7 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 7 संस्कार होते हैं। उस 7 संस्कार में खतना है, फिर विवाह है, मतलब मेहर वाली जो रस्म है, फिर चालीसा है, इस तरीके की कुल 7 संस्कार वहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करें बौद्ध एवं जैन धर्म की, तो बौद्ध एवं जैन धर्म में संस्कार इस तरीके की है कि जब आप वहाँ शामिल होने जाते हैं, उस धर्म को जब अनुसरण करना शुरू करते हैं, आप उसके जब सदस्य बनते हैं, तो प्रवेश के लिए अलग संस्कार है। फिर आप प्रॉपर भिक्षु बनते हैं, उसका अलग संस्कार है। जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसमें शामिल होते हैं, उनका अलग संस्कार है। जो दिगंबर बन जाते हैं, उनका अलग संस्कार है। जो श्वेतांबर बने रहते हैं, उनका अलग संस्कार है। जो है बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान पाया जाता है, तो हीनयान वालों का अलग संस्कार है, महायान वालों का अलग संस्कार है। तो इस तरीके से सभी धर्म में कोई ना कोई संस्कार पाया जाता है। ठीक, तो इसमें आप लोग ऐसे ही लिख देंगे, इसमें बहुत कुछ मतलब अलग से नहीं लिखना है, सारी चीज़ें आप लोग को पता है। तो इसमें आप लोग ऐसे अंत करिएगा इसको कि उपर्युक्त सभी धर्मों के परंपराओं एवं रूढ़ियों के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सभी धर्म में कुछ न कुछ कर्मकांड जरूरी होते हैं, जो उस धर्म पूजा पद्धतियों एवं रस्मों रिवाजों को प्रभावित, नियमित एवं निर्धारित करते हैं। ये रस्म रिवाज ही तो हैं जो बताते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये जैन धर्म है, ये बुद्ध धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है। कुछ संस्कृतियाँ ही तो होती हैं, कुछ रीति रिवाज ही तो होते हैं जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि नहीं ये जो है किस धर्म से बिलोंग करता है। बाकी देखने में तो सब लोग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि ये किस धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? उत्पादन के तरीके एवं सामाजिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले सामाजिक संरचना को समझते हैं। इसमें आंसर में लिखेंगे कि सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। वो सामाजिक संरचना को बताते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य का शरीर उसके विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से समाज भी अपने विभिन्न अंगों जैसे कि परिवार, समूह, समुदाय, संस्था, संगठन, इन सब से मिलकर बना होता है। इन सारे अंगों, समाज के इन सारे अंगों के व्यवस्थित रूप को ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। ये हो गया। अब हम बात करते हैं उत्पादन के तरीके पे।
ठीक। तो उत्पादन के तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला है कृषिगत उत्पादन, यानी कि वो उत्पादन जो कि कच्चा माल बनाता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है, उस उत्पादन को, उस उत्पादन की तकनीक को हम कृषिगत कहते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है आटा बेचना है, ठीक है, तो आपको आटा अगर बेचना है, आप आटे का व्यापार करना चाह रहे हैं, तो आपको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कच्चा माल आपको खेत से मिलेगा। किसान के पास जाएंगे, गेहूँ खरीदेंगे, फिर आप उसको पिसवाएंगे, तब आप जाके आटा बेच पाएंगे। यानी कि आपके आटे के लिए जिस माल की ज़रूरत है वो माल आपको कहाँ मिलेगा? किसान के पास मिलेगा, कृषिगत उत्पादन से मिलेगा। तो ये पहला जो उत्पादन है उसे कृषिगत उत्पादन कहते हैं, जो कि कच्चा माल प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए कि आपको जो है बेचना है क्या? चटनी बेचनी है टमाटर की, टमाटर सॉस आपको जो है टोमेटो सॉस बेचना है। अब टोमेटो सॉस बेचना है आपको, तो आप टमाटर कहाँ से ले आएंगे? आपके टोमेटो सॉस के लिए जो कच्चा माल होगा वो क्या होगा? टमाटर होगा। टमाटर कहाँ से लेंगे? किसी किसान से। उसको क्या कहेंगे? कृषिगत उत्पादन कहेंगे। यानी कि ये प्रोडक्शन जो टमाटर है वो कृषि से ही तो आया है, तो ये कृषिगत उत्पादन है और हम इससे खरीदेंगे और फिर हम अपनी टोमेटो सॉस का निर्माण करेंगे, तो ये बनाएंगे। तो इस तरीके से एक होता है कृषिगत उत्पादन। अब बात करते हैं दूसरा, औद्योगिक उत्पादन, यानी कि वो उत्पादन जहाँ पे श्रम और पूंजी के आधार पे कच्चे माल का उपयोग कर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उत्पादन किया जाता है। अब क्या करना है कि हमें रोटी बेचनी है या फिर ब्रेड बेचना है, तो अब क्या करेंगे कि गेहूं तो लेंगे ही, उसका आटा भी बनाएंगे, लेकिन अब हम एक मशीन की भी स्थापना करेंगे, वहाँ पे कुछ मजदूर भी लगाएंगे जो कि सब मिलके ब्रेड का निर्माण करेंगे। फिर वो ब्रेड बनेगा, फिर वो पैक होगा, फिर वो किसी गाड़ी पे रखा जाएगा, फिर वो जाके दुकान पे सप्लाई करेगा। तो ये क्या कर रहा है? जीवन को बेहतर ही तो बना रहा है। अब हमारे पास समय है तब भी, नहीं समय है तब भी हम नाश्ता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडीमेड ब्रेड है। हम दुकान से ब्रेड खरीद के लाए, हमारे पास ब्रेड है और हम झटपट जो है अपना ब्रेकफास्ट तैयार करें और करके चले गए। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जब कोई उत्पादन करते हैं तो उसे हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। इसमें श्रम की भी ज़रूरत होती है, पूंजी की भी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं 21। देखिए क्या इसमें क्या है। अब तीसरा है सेवा क्षेत्र से संबंधित उत्पादन। तो सेवा क्षेत्र में भी व्यक्ति जो है समाज की उपयोगिता वाली वस्तुओं का ही उत्पादन करता है, ठीक है। जैसे कि शिक्षा वाला जो है क्षेत्र है, ये सेवा का ही उदाहरण है। परिवहन सेवा का ही उदाहरण है। मनोरंजन सेवा का ही उदाहरण है। देखिए यहाँ पे शिक्षा आ गया। ये सब उदाहरण कैसे हैं? सेवा के हैं। क्योंकि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपकी सेवा ही तो की जा रही है। आपको चीज़ें आसान की जा रही हैं कि आप, अच्छा आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो, तुम कहीं और भटकने मत जाओ, तुम यहीं आओ, हम तुमको बताएंगे कि चीज़ें कैसे, चाहे आपके स्कूल में हो रहा है, चाहे कोचिंग में हो रहा है, चाहे आप किसी संस्थान से सीख रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? हम लोग चीज़ों को आसान बनाते हैं आपके लिए, आपकी सेवा करते हैं कि आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझिए, तो इसको भी सेवा कहेंगे। परिवहन, आप जो है आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आप पैदल जाइए। अगर आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो आप बस का या ऑटो का, रिक्शा का, किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो वो जो परिवहन हुआ, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, वो आपकी सेवा ही तो कर रहा है ना, उसको सेवा ही तो कहेंगे। तो ये जो है परिवहन हो गया। मनोरंजन भी देख लीजिए, जैसे कि आपका मूड ऑफ है और आप जो है कोई फिल्म देख रहे हैं,
कॉमेडी शो देख रहे हैं और आप खुश हो गए, तो ये भी तो आपकी सेवा है, आपकी सेवा ही तो की गई कि आपको खुश कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो कि सेवा से संबंधित हो, आपके जीवन को न सिर्फ बेहतर बना रही बल्कि आपको सेवा भी प्रोवाइड कर रही है। तो इस क्षेत्र के उत्पादन को हम सेवा से क्षेत्र से संबंधित उत्पादन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्स वेबर के बौद्धिक आधार, नहीं ये बौद्धिक नहीं होगा, ये धार्मिक होगा। मैक्स वेबर के धार्मिक आधार की विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या है कि मैक्स वेबर जो है उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। मैक्स वेबर जर्मनी के हैं और वो जो है एक धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी माताजी भी काफ़ी धार्मिक थी, तो धर्म का उनके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उसी समय पूंजीवाद का उदय हो रहा था, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो पूंजीवाद का उदय है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण धार्मिक है। उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए, उसके सही गलत का पता लगाने के लिए वो कुछ धर्मों पे अध्ययन किए। कितने धर्मों पे? 6 धर्मों पे। उन्होंने कुल 6 धर्मों पे अध्ययन किया। और वो 6 धर्म कौन कौन से थे? तो बौद्ध धर्म था, ईसाई धर्म था, मुस्लिम धर्म था, यहूदी धर्म था, कन्फ्यूशियस धर्म था, ये सारे, और हिंदू भी था। इन सारे धर्मों पे वो अध्ययन करते हैं। देखिए पहले कौन सा आता है? हिंदू, फिर बौद्ध, फिर ईसाई, फिर कन्फ्यूशियस, फिर इस्लाम और यहूदी। इन सभी धर्मों पे वो अध्ययन किए और देखे कि क्या पूंजीवाद के उदय के पीछे कारण धर्म ही है। तो उनको ये बात सही लगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जो है ये कन्फ्यूशियस धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म पाया जा रहा था, वहाँ वहाँ पे पूंजीवाद का उदय उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और साथ में वो ये भी बताए हैं कि हिंदू धर्म यानी कि भारत में पूंजीवाद का उदय क्यों नहीं हो पाया। भारत में पूंजीवाद का उदय नहीं हुआ, तो ये बताते हैं कि वहाँ पूंजीवाद का उदय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका धर्म जो है, हिंदुओं का धर्म आध्यात्मिक शक्ति पे बल देता है, अध्यात्म के उत्थान पे बल देता है। वो अभौतिक सुख के बारे में चर्चा करता है। वो व्यक्ति को मोह माया से दूर करके ईश्वर के पास, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करता है। तो जब जहाँ का धर्म ही सिर्फ अभौतिक चीज़ों पे बल दे रहा है, वो भौतिक संसाधनों को तुच्छ मान रहा है, तो भौतिक जो सुख संसाधन है, जो शरीर की जो सेवा है, शरीर को जो आराम है, ये उसको जो है नकार रहा है और अपने को अधिक से अधिक तप करके, कष्ट पहुंचा के आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे पूंजीवाद का उदय कहाँ से हो पाएगा। तो ये जो है ना धार्मिक आधारों पे बताते हैं कि इसी पूंजीवाद के उदय का कारण कहीं ना कहीं धर्म ही है। और ये बात ये कहाँ करते हैं? तो वेबर जो है अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये बात कहते हैं। ये बुक याद कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कि वेबर अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक और द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इसकी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टेंट धर्म, धार्मिक विचार जो है पूंजीवादी विचार को प्रभावित करता है। ठीक है, ये देखने पे इनको पता चला कि किस तरीके से जो है धर्म प्रभावित करता है पूंजीवाद को। ठीक, अतः
कहा जा सकता है कि वेबर समाज के एक विशेष घटक को धर्म के रूप में देखते हैं जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। धार्मिक विचार पूंजीवादी विचार को प्रभावित करता है। ये मैंने जो अभी आप लोग को बताया यही कहानी है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो आप लोग को वही लिखना है जो मैं बताई हूँ। ठीक, अब हम लोग आते हैं नए पेज पे। नया पेज है और नया क्वेश्चन है। अब इसमें हमें जानना है क्वेश्चन नंबर 27 में कि वर्ग परिस्थिति और दल पार्टी ये क्या है। वर्ग परिस्थिति किसे कहते हैं और दल पार्टी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम वर्ग को जानते हैं। वर्ग क्या है? तो वर्ग होता है एक ऐसा समूह जिसमें लोगों को एक जैसी सुविधाएं, एक जैसी जो है जीवन शैली, एक जैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, तो हम उसको एक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक वर्ग है। ठीक, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। ये जो है सबसे धनी मनी लोगों का वर्ग है। ठीक है, इसमें बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन ये सारे अरबपतियों का ग्रुप है। तो इस वर्ग को जो सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो सम्मान मिलेगा, जो विशेषाधिकार मिलेगा, वो अलग ही लेवल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है। उसके बाद से ये आते हैं करोड़पति वालों का। तो फिर करोड़पति वालों की भी जीवन शैली एक जैसी होगी, उनका रहन सहन एक जैसा होगा, उनको समाज में प्रतिष्ठा भी एक जैसी मिलेगी, और वो जो है मतलब उन्हीं सब देशों में घूमने जा रहे होंगे, उनके घर में वैसे ही सामान होंगे, उतने ही महंगे होंगे जैसे कि बाकी करोड़पतियों घर में रहेंगे। उसके बाद से फिर आता है ये मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग में क्या है कि इसमें भी जो है मध्य वर्ग में जितने भी लोग हैं सबके घर में वही संसाधन होंगे, वही जीवन शैली होगी, वैसे ही रहन सहन का स्तर होगा, वैसे ही लगभग सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो ये सब जो है एक जैसे व्यवहार, एक जैसा व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है, और ये एक जैसे जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं, एक जैसे जीवन निर्वाह स्तर इन लोग का है। तो इन सबको हम वर्ग कहेंगे, अलग अलग वर्ग। मान लीजिए कि निम्न वर्ग है, इनके पास जैसी सुविधाएं हैं उस तरीके से कर रहे हैं अपनी जीवन निर्वाह, तो ये वर्ग हो गया। इनका किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है। ठीक, सब अपने अपने कमा रहे हैं, उस हिसाब से वर्ग में है। जिस दिन ये ज़्यादा कमा लेगा ये इस वर्ग में आ जाएगा, ये ज़्यादा कमा लेगा इस वर्ग में आ जाएगा, ये ज़्यादा कमा लेगा इस वर्ग में आ जाएगा। ये जिस दिन घाटे में चला गया और अपने को नहीं संभाल पाया तो इसमें आ जाएगा, यहाँ भी नहीं संभाल पाया तो इसमें आ जाएगा, एक दिन ये इसमें भी आ सकता है। ठीक, तो इनका कोई निश्चित नहीं है और ना तो कोई इन लोग के पास अपनी पार्टी है। ठीक, ये वर्ग हो गया। तो आप लोग जब ये बताएंगे तो यही बताएंगे कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है तथा इनके समूह की परिस्थिति को वर्ग परिस्थिति कहते हैं, और परिस्थिति से तात्पर्य समाज के किसी व्यक्ति या वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आधार पर उच्चता की स्थिति, जैसे समाज के विभिन्न व्यक्तियों वर्गों की उच्चता निम्नता की स्थिति। यही जो मैं बताई हूँ यही चीज़ आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। अब देखिए हम लोग दूसरे शब्द को पकड़ते हैं, दल पार्टी। कि पार्टी क्या होती है? तो जैसे कि कुछ लोग, यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों का एक वर्ग है। अब फिर कुछ लोगों की बात करते हैं कि कुछ लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, अपना एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और फिर पूरा एक संगठन बनाते हैं और फिर वो उसके लिए वर्क करते हैं। तो हम इसको पार्टी या दल कह सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, वो बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। फिर सब ये सोचते हैं कि हम लोग अलग पार्टी बनाएंगे, हम लोग इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जो है आगे अब तक की सरकार जो है इस पे काम नहीं की है, हम लोग ये करेंगे, समाज का उत्थान कर देंगे, एकदम स्त्रियों की स्थिति को सुधार देंगे। तो इस तरीके से जो है उनका एक उद्देश्य होता है, फिर वो बनाते हैं। आर्थिक की बात करें कि एक आर्थिक वर्ग होता है, मतलब आर्थिक दल। तो आर्थिक दल का क्या होगा?
तो आर्थिक दल एक बनेगा तो वो जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो अर्थ से संबंधित जो भी सुधार हो सकता है वो उस पर चर्चा करेंगे कि मार्केट की स्थिति ऐसी है, इसमें हमें ये सुधार करना चाहिए, इसका सप्लाई इस समय मार्केट में घटा देना चाहिए तो दाम हम लोग बढ़ा पाएंगे, इसका दाम बहुत बढ़ गया है, इस समय मार्केट में इसकी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए ताकि दाम घट जाए। तो ये इस उद्देश्य के साथ कि मार्केट में बैलेंस बना रहे, इसलिए एक आर्थिक दल बन गया। ऐसे ही बहुत सारे दल हैं, धार्मिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, शैक्षणिक हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि अपने उद्देश्य के लिए बनती हैं, तो उसको हम दल या पार्टी कह देते हैं। ठीक, इसमें यही दोनों चीज़ें थी और आपको यही दोनों बता देना है। अब हम आ गए 28वें क्वेश्चन पे। टोटल कितने हैं? 30 क्वेश्चन हैं और हम आ गए 28 क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे मैक्स वेबर के अस्थिरीकरण की, कि मैक्स वेबर अस्थिरीकरण के बारे में क्या कहते हैं। तो मैक्स वेबर 3 प्रकार के अस्थिरीकरण की चर्चा करते हैं। एक होता है आर्थिक, इसमें लिखा होगा, एक होता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार समाज में विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति के आधार पे विभाजित किया गया है। विभाजन का मतलब ही अस्थिरीकरण हो गया, जब क्रम से ऐसे ऐसे विभाजन कर दिया गया कि ये एक ग्रुप हो गया, फिर ये एक ग्रुप हो गया, फिर ये एक ग्रुप हो गया, तब भी ये विभाजन है। और जब विभाजन ऐसे किया गया कि एक एक ग्रुप है, फिर ये एक ग्रुप है, फिर ये एक ग्रुप है, तो तब भी इसको विभाजन कहेंगे। ये विभाजन जो है वर्टिकल है यानी कि लंबवत है, और ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि क्षैतिज है। ठीक है, तो विभाजन 2 प्रकार से होता है और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में होता है। तो ये बताते हैं कि सबसे पहले देखिए सामाजिक अस्थिरीकरण। तो सामाजिक अस्थिरीकरण कैसे होता है? तो सामाजिक अस्थिरीकरण में मेनली सामाजिक शक्तियों, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की चर्चा की जाती है कि जैसे किसी व्यक्ति को कैसी सामाजिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसको समाज में कितना प्रतिष्ठा मिल रहा है, उसको कैसा मान सम्मान मिल रहा है, तो इस आधार पे उसको समाज में एक अलग स्थिति मिल रही है, एक अलग विशेषाधिकार मिल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि वो सामाजिक अस्थिरीकरण में समाज में ऊपरी पायदान पे है। लेकिन उसके पास शक्ति भी नहीं है, उसके पास प्रतिष्ठा भी नहीं है, कोई उसके साथ मान सम्मान का व्यवहार भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो सामाजिक रूप से निचले पायदान पे है। सामाजिक अस्थिरीकरण में उसका स्थान कहाँ है? नीचे है। और इसको जो जिसे सब मिल रहा है उसका कहाँ है? ऊपर है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्थिक अस्थिरीकरण। आर्थिक अस्थिरीकरण में करते हैं कि समाज में आर्थिक शक्तियों का वितरण समान रूप से न होके असमान रूप से हुआ है, जिसकी वजह से समाज दो भागों में विभाजित हो गया है। एक भाग कौन सा है? पूंजीपति, जिसके पास बहुत सारी पूंजी है, बहुत सारा धन है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। और एक दूसरा वर्ग कौन है? सर्वहारा, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो जब आर्थिक रूप से कोई वर्ग मजबूत है, उसके पास भौतिक संसाधन ज़्यादा हैं, उसके पास जो है लेबर पावर ज़्यादा है, यानी कि बहुत लोगों को मजदूरी पे रख सकता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ की स्थापना कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है कि वो शासन सत्ता में भी हस्तक्षेप कर सकता है, तो हम उसको जो है ऊपर वर्ग में रहते हैं, आर्थिक क्षेत्र के ऊपरी वर्ग में रखते हैं। ठीक है, वो आर्थिक क्षेत्र के किस वर्ग में आएगा? इसमें, ऊपर वाले में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, मतलब पैसे हैं लेकिन सिर्फ इतना है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है, उनके पास इतना ही पैसा है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उनके पास वो जो है मजदूरी करते हैं और अपनी मतलब जीवन का निर्वाह करते हैं मजदूरी करके। ठीक है,
तो अब ये बताइए, इनके पास जो है लेबर पावर भी नहीं है, इनके पास पूंजी भी नहीं है, इनके पास सरकार में हस्तक्षेप करने की क्षमता भी नहीं है, तो ये आर्थिक स्तरीकरण के किस वर्ग में आएंगे? निम्न वर्ग में आएंगे। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे भी आपको दो वर्ग मिल जा रहा है, एक है जो ऊंचे स्थान पे है और एक है जो निम्न स्तर पे है। अब हम बात करते हैं तीसरे की, कि तीसरे में क्या है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 86 पे। देखिए, अब आप लोग देखिए इसमें राजनीतिक स्तरीकरण। राजनीतिक स्तरीकरण कैसे होता है? तो इसमें भी जो है समाज में राजनीतिक शक्ति का वितरण भी असमान रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि सबके पास जो है एक ही प्रकार से राजनीतिक शक्ति दे दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी दो वर्ग होते हैं, एक होता है शासक वर्ग जो कि समाज पे शासन करता है, और दूसरा है सत्ता विहीन वर्ग जो कि शासन सत्ता द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसको फॉलो करता है। तो यह समाज का राजनीतिक दृष्टि से जो निम्न वर्ग है उसको हम सत्ता विहीन कहते हैं, और जो ऊपर रहते हैं उसे सत्ता वर्ग का शासन कहते हैं। तो दो तरीके की इसमें भी स्थितियां पाई जाती हैं। स्तरीकरण दो प्रकार से यहाँ भी होता है। एक होता है कि लोग शासन सत्ता में ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो जो है आदेश पारित करते हैं, और यहाँ जो है आम जनता होती है जो उसको फॉलो करती है। तो आप लोग देख लिए ना कि स्तरीकरण तीनों जगह पाया जा रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनैतिक क्षेत्र में भी, ठीक है। अतः उपर्युक्त सभी तरह के स्तरीकरण की मौलिकता समाज के द्विवर्गीय विभाजन से, द्विवर्गीय विभाजन दिख रहा है ना हर जगह, द्विवर्गीय मतलब दो वर्ग, तीनों ही क्षेत्रों में हमें दो वर्ग दिखाई दे रहे हैं जो उच्चता एवं निम्नता जैसे स्तर में पाए जा रहे हैं। तो यही समाज के मुख्य आधार है। ऐसे ही करके आप लोग जो है, ये बुक आप लोगों के पास होगा तो ये वाली लाइन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा या फिर इसे समझ लीजिएगा, और इसी तरीके की लाइन जो है कुछ लिख के आ जाइएगा कि जिसका प्रमुख आधार समाज में उस व्यक्ति समूह की प्राप्त परिस्थितियां हैं, यानी कि जैसी परिस्थितियां प्राप्त हैं उसी हिसाब से उच्च और निम्न वर्ग में आता है। अब परिस्थिति जो है स्तरीकरण को निर्धारित एवं प्रभावित करती हैं। जैसी परिस्थिति है, ये परिस्थिति ना जो है, इस स्थिति शब्द को बहुत ही महिमामंडित करने के लिए, बहुत ही इसको क्या कहते हैं, एक शक्तिशाली शब्द दिखाने के लिए, गंभीर भारी शब्द दिखाने के लिए प्र जोड़ देते हैं। ये प्र रहे तब भी स्थिति ही है और ना रहे तब भी ये स्थिति ही है, ठीक है। तो स्थितियां ही निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति को समाज में स्तरीकरण के किस वर्ग में रखा गया है। अब चलिए 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक गतिकी एवं स्थितिकी का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक गतिकी और स्थितिकी की अवधारणा किसने दी। तो इसकी अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स दिए हैं, नहीं, ऑगस्ट काम्टे दिए हैं। कौन दिया है? ऑगस्ट काम्टे दिए हैं। वो बताते हैं कि समाज दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है जो कि उसको स्थिरता प्रदान करता है, और एक होता है जो उसको गति प्रदान करता है, ठीक है। ऑगस्ट काम्टे ने समाज के नियमों और परिवर्तनकारी तत्वों से संबंधित जो है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी है, यहाँ पे होना चाहिए, से तात्पर्य समाज से बना है। देखिए ये है कि जैसे कोई नियम है, परंपरा है, नैतिकता है आदि जो है ना, समाज में स्थिरता बना के रखते हैं। चलिए हम खुद बता रहे हैं। समाज में दो स्थितियां होती हैं ऑगस्ट काम्टे के अनुसार। एक है जो कि समाज को स्थिरता प्रदान करता है, और एक है जो गति प्रदान करता है। स्थिरता प्रदान करने वाली स्थिति कौन है? तो जैसे कि कानून है, परंपरा है, प्रथा है, रीति रिवाज है, संस्था है, ये समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो समाज जो है इन्हीं के कारण बहुत धीरे धीरे
परिवर्तित होता है और एक व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। जैसे कि हम अपने शरीर की बात करें तो इसको स्थिरता कौन प्रदान करता है? तो इसको स्थिरता हमारे सारे अंग प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हम बैठ रहे हैं तो उसमें हमारा पूरा अंग सहयोग दे रहा है, तभी तो हम बैठ रहे हैं। अगर हमारा बैठने का मन ही नहीं हो रहा है, अगर हम चलना चाह रहे हैं, हम चले नहीं, कि मेरा पैर ही मना कर दे रहा है कि हम नहीं चलेंगे, तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो उसी तरीके से समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको जोड़ के रखती हैं। तो उसी में प्रथा, परंपरा, परिवार, ये सारी चीज़ें आती हैं, नियम कानून, जो कि समाज को एक स्थिरता प्रदान करती है, अव्यवस्था होने से रोकती है, परिवर्तन को तीव्र गति से बढ़ने से रोकती है। एक होता है गतिशील, जो कि गति प्रदान करता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कहीं पे भी स्थिरता स्थापित हो जाए, मतलब चीज़ें स्थिर हो जाए, परिवर्तन होना बंद हो जाए, तो उस समाज को हम एक अच्छा समाज नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें तो विकास ही होना बंद हो जाएगा ना। क्योंकि विकास का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। तो जब परिवर्तन ही बंद हो गया तो वहाँ विकास भी नहीं होगा, वहाँ प्रगति भी नहीं होगा, वहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाई देगा। लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। और जब भी कोई चीज़ एक जगह रुक जा रही है तो वो पीछे ही जाएगी, वो वहाँ पे रुकी नहीं रहेगी। तो इसीलिए समाज में गतिशीलता भी बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज का प्रगति विकास होता रहे। तो ये गति कौन लाता है? तो ये गति लाता है संस्कृति। जैसा संस्कृति में धीमी गति से ही लेकिन परिवर्तन होता है। और आविष्कार, जब कोई इनोवेशन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। विचार, जब कोई क्रांतिकारी विचार, कोई बहुत ही आइडियल विचार आता है, तब भी समाज में परिवर्तन होता है। खोज, जब कोई नई खोज होती है तब भी समाज में परिवर्तन आता है। तो ये सब चीज़ें जो है समाज को परिवर्तित करने का कार्य करती हैं, परिवर्तन को एक नया दिशा देती हैं। तो दो तरीके से समाज में व्यवस्था होती है, एक है स्थिति की और दूसरी है गति की। ठीक है, यही आप लोग को इसमें बताना है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ गए लास्ट क्वेश्चन 30 पे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है? मैक्स वेबर के जीवन अवसर और वर्ग परिस्थिति का हमें वर्णन करना है। कि ये जो मैक्स वेबर जीवन अवसर के बारे में बता रहे हैं ये क्या है, और ये जो वर्ग परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं ये क्या है। तो मैक्स वेबर जो है बताते हैं कि जो है अगर कोई ऐसा समूह है जिसको समान जीवन शैली जीने को मिल रही है, समान अवसर मिल रहे हैं, समान सुविधाएं मिल रही हैं, समान विशेषाधिकार मिल रहा है, तो वो एक वर्ग का नेतृत्व करते हैं, वो एक वर्ग विशेष से संबंधित होते हैं, वो एक वर्ग विशेष से आते हैं। तो जीवन के अवसर को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि मैक्स वेबर कहते हैं कि जब कोई ऐसा समूह होता है जिसमें उस समूह के लोगों को समान विशेषाधिकार मिलता है, उनकी समान जीवन शैली होती है, उनको समान आर्थिक अवसर मिलते हैं, उनको समान सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, तो हम उसको जो है वर्ग कहते हैं। मतलब ये विशेषताएं वर्ग की हैं। देखिए इसमें जो आंसर दिया है ना बिल्कुल अलग है, और मैं इससे बिल्कुल भी क्या कहते हैं सहमत नहीं हूँ कि आंसर ये है। तो मैं आप लोग को अपनी तरफ से इसका आंसर बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ और ही दे दिया है। और वर्ग परिस्थिति तो ये बताते हैं कि प्रत्येक वर्ग की जो है ना परिस्थिति अलग होती है। जैसे कि एक वर्ग है, ये इसको विशेषाधिकार है, इसको सम्मान भी है, इसको प्रतिष्ठा भी है, इसकी शिक्षा भी अच्छी है, इसकी कॉलोनी भी बहुत बढ़िया है, इसका शासन सत्ता में हस्तक्षेप भी है। ठीक, कि एक वर्ग हो गया। और ये हो गया एक वर्ग। तो इसमें क्या है कि जो है इनकी सामाजिक स्थिति अलग है, इनकी आर्थिक स्थिति अलग है, इनकी राजनीतिक स्थिति अलग है। इसमें जो है
बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो इनकी परिस्थिति अलग बन गई ना इनसे। इनकी परिस्थिति अलग बनी कि नहीं बनी इनसे। तो ये जो है एक वर्ग का निर्धारण करते हैं और इसी वर्ग में इनकी स्थिति अलग है, इनकी स्थिति अलग है, इनकी स्थिति अलग है। जब इसकी चर्चा करते हैं तो हम उसको वर्ग परिस्थिति कहते हैं। यानी कि एक वर्ग में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, जीवन अवसर एक जैसे होते हैं, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे। इन तीनों लोगों को एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी, अलग अलग। ऐसा नहीं कि इसको ये वाली मिलेगी, इसमें रहने वाले सबको एक जैसी, इसमें रहने वाले सबको एक जैसी, इसमें रहने वाले सबको एक जैसी। लेकिन जैसी मिल रही है उसी के आधार पे इनकी स्थिति डिसाइड होती है, उसी को हम वर्ग परिस्थिति कहते हैं। ठीक, तो क्लास हम लोग के 30 क्वेश्चन हो गए और आप लोग के सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो गए। आई होप कि आप लोग को क्लास समझ में आई हो और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, अच्छे नंबर से आप लोग पास हों। यही शुभकामनाएं आप लोग के लिए। ठीक है क्लास, थैंक यू।